जियांगू बहुत विशाल है और ऐसा कोई स्थान नहीं है जो जियांगू का हिस्सा न हो। जो लोग जियांगू के पथ पर चलते हैं और अभी भी अपने सिर को अपने कंधों पर सुरक्षित रखते हैं, उनमें निश्चित रूप से असाधारण क्षमताएं होती हैं। या तो उनके युद्ध कौशल असाधारण है, किसी भी षड्यंत्रकारी चालबाजी, कीचड़ भरे संकटों से अप्रभावित, लोहे की मुट्ठियों के साथ उनके रास्ते में आने वाली दीवारों को तोड़ते हुए, इस दुनिया में सभी प्रतिद्वंद्वियों को बलपूर्वक पराजित करते हुए, या फिर उनकी आंखें चमकदार होनी चाहिए, जो जमीन पर दृढ़ता से खड़े हों और यह समझें कि किसे उकसाया जा सकता है और किसे नहीं। दूसरे, उनमें अशांत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए तथा ये जानना चाहिए कि कब पीछे हटना है। पहला व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति के जीवन पथ को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। मास्टर जुवानजी का दाहिना हाथ, जिसमें घोड़े की पूंछ का एक मस्सा था, थोड़ा कांप रहा था जब वह चुपचाप अपने पूर्वजों से प्राप्त स्वर्णिम शब्दों का पाठ कर रहे थे और चुपके से अपनी लार निगल रहे थे। वांगशियान काउंटी के उत्तर में सैकड़ों मील तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो वांगशियान काउंटी को उत्तर में तियानयान काउंटी से अलग करती हैं। किसी कारण से इन पहाड़ों में पाए जाने वाले काले भालू अन्य काउंटी शहरों के भालुओं से 3 गुना बड़े और ताकतवर होते हैं, खासकर उन शहरों में जहां सर्दी का मौसम आ रहा है। उनके भालू के पंजे का एक थप्पड़ किसी मजबूत बैल की रीढ़ को भी चकनाचूर कर सकता है। फिर भी उससे पहले ही एक युवक ने एक काले भालू का गला घोंटकर उसे बेहोश कर दिया था। हे मेरी प्यारी माँ, मास्टर जुवानजी मुस्कुराए, जबकि झाओ श्याओजी, जिससे वह कई महीनों से मुफ्तखोरी कर रहा था, उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर भी उस उदार चेहरे पर उसे एक ठंडक का एहसास हुआ। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह झाओ श्याओजी की योजना के संभावित फायदे के लालच में आ गया था और अब उसके सामने 3 विकल्प थे। अगर वह युवक को युद्ध के लिए ललकारता तो निस्संदेह वह तुरंत हार जाता, उसकी सारी प्रतिष्ठा चली जाती और झाओ निवास में उसके लिए और रहना असंभव हो जाता। अगर वह मना कर देता तो झाओ श्याओजी उस समय तो नहीं भड़कता, लेकिन युवा स्वामी के सामने अपनी प्रतिष्ठा गंवाकर बाद में उसे जरूर हिसाब किताब का सामना करना पड़ता। लड़ें या न लड़ें, बूढ़े ताओवादी ने खुद को मजबूत किया। दांत पीसते हुए कहा, युवा नायक, मैंने तुम्हारी मुट्ठियों और पैरों की कुशलता और तुम्हारी चाल की तकनीक देखी है। चूंकि अब हम एक दूसरे से परिचित हो चुके हैं और इस असाधारण कौशल को देख चुके हैं, इसलिए मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं और प्रतिस्पर्धा करने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसके अलावा युवा स्वामी के साथ ऐसे वीर युवक को पाकर मैं आज निश्चिंत होकर जा सकता हूं। वांग एनफेंग अचंभित रह गए, जबकि झाओ ज़्यूजी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और उन्होंने कहा, मास्टर, आप जाना चाहते हैं? क्यों? क्या मैंने इस दौरान तुम्हें पर्याप्त सम्मान नहीं दिया? ताओवादी का चेहरा उस समय तमतमा गया जब उसने झाओ शियोजी की ओर देखा, जो मुस्कुरा तो रहा था लेकिन मुस्कुराया नहीं था, और उसने शांति से उत्तर देने के लिए एक संत जैसा संयम धारण कर लिया। मूर्ख बालक, मैं तो एक लापरवाह घुमक्कड़ हूँ। मैं कई महीनों से तुम्हारे घर में रह रहा हूँ और हमारे भाग्य ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। लेकिन झाओ ज़्यूजी और कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पिता के उठे हुए हाथ ने उसे चुप करा दिया, क्योंकि ब्रोकेड वाले आदमी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, श्याओजी, ताओवादी अपने साधना पथ पर चल रहे हैं। क्या तुम सचमुच अपने गुरु की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालोगे? लड़का लड़खड़ाया, मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। झाओ ज़्यूजी के पिता ने ताओवादी की ओर एक ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो असल में मुस्कान नहीं थी और बोले, चूंकि ताओवादी ने जाने का निश्चय कर लिया है, इसलिए मैं उसके रुकने पर जोर नहीं दूंगा। आह जेंग, मास्टर जुवानजी के लिए उनके यात्रा व्यय को पूरा करने हेतु 100 टैल चांदी तैयार करो। आखिरकार जियांगू बहुत बड़ा है और हो सकता है कि हम इस जीवन काल में फिर कभी न मिलें। हटे कट्टे नौकर ने झुककर आज्ञा मान ली। स्वामी जुवानजी का मन चांदी देखकर क्षण भर के लिए चकाचौंध हो गया, लेकिन शायद फिर कभी न मिलें शब्दों ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उन्होंने 5 स्वामियों की ओर देखा, जो पहले तो उनके जाने से अचंभित हुए, फिर कुछ आत्मसंतुष्ट दिखाई दिए और उनके हृदय में एक ठंडा तिरस्कार था। मूर्खों का एक समूह यदि अभी नहीं जाएगा तो इसका अर्थ ये होगा कि वे बाद में यात्रा के लिए 100 टैल पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि संभवतः उन्हें लाठी डंडों से पीटकर बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी खिलखिलाकर हंसा, छोटे भाई, वह आदमी जो तुमसे लड़ना चाहता था अब यहाँ नहीं रहा। हमारा तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने का कोई इरादा नहीं था, हम तो बस दोस्ती करना चाहते थे। वांग एनफेंग ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मार्शल आर्ट के माध्यम से दोस्त बनना कैसा रहेगा? उस हटे कट्टे आदमी की हंसी अचानक बंद हो गई जब युवक भालू की पीठ से कूद पड़ा। पहले तो उसने झुककर अभिवादन किया, फिर कहा, यदि आप लकड़ी खरीदना चाहते हैं तो कृपया कल पुनः आएं। अपनी बात कहने के बाद वांग एनफेंग आगे नहीं बोला। हालांकि वह असभ्य नहीं था, वह शांत और सौम्य भी था, जिससे इन चिकने बूढ़े हाथों को बीच में बोलने का कोई रास्ता नहीं मिला। उसने अपने दाहिने हाथ से जोर लगाया, जंजीरें कस दी और बेहोश काले भालू को अपने आंगन की ओर ले गया।
हालांकि भालू बेहोश था, फिर भी उसके अंदर का बचा हुआ खौफ उसे सीधे देखने लायक नहीं बना रहा था। आगे की भीड़ ने रास्ता बना लिया, सिर्फ लंबा और हट्टा कट्टा आदमी सामान्य भाव बनाए रहा। उसने वान गनफेंग को हल्की सी मुस्कान दी और अभिवादन में सिर हिलाया। उसका व्यवहार और गरिमा पहले वाले कई लोगों से बिल्कुल अलग थी। कुछ दूर जाने के बाद युवक ने अपने सामने खड़े अमीर आदमी से फुसफुसा कर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस बच्चे ने उनकी असलियत जान ली है। उसकी आवाज़ में हंसी की झलक थी। ब्रोकेड वाले आदमी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, चूंकि उसके पास मार्शल शक्ति है, इसलिए उसके लिए इन शराब की बोरियों और चावल की बोरियों के आर पार देख पाना सामान्य बात है। ये सिर्फ। उसकी आवाज़ रुक गई और उसने उस युवक की ओर तिरछी नज़र से देखा जो वान गनफेंग के विदा होते हुए रूप को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था और हल्के सिरदर्द के साथ बोल रहा था। बस उसे जियोजी को स्वीकार करने के लिए कैसे राजी किया जाए, यही समस्या है। वह ताकतवर आदमी क्षण भर के लिए अचंभित रह गया, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, वास्तव में यह एक मुसीबत है। वान गनफेंग भालू को घसीटकर अपने आंगन में ले आया और जैसा कि श्री यंग ने बताया था, उसने धीरे से भालू की पीठ पर खेती करो लिखा कागज का टुकड़ा रख दिया। अपने कमरे में वापस आकर उसने अपनी कलाई पर बुद्ध की माला बांधकर शाओलिन मंदिर वापस लौट गया। वान गनफेंग के जाने के कुछ देर बाद बेहोश होने का नाटक कर रहे भालू ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया और जैसे ही कागज, जो पहले ही अपनी तलवार की नीयत खो चुका था, नीचे गिरा, वह चारों पैरों पर खड़ा हुआ, थोड़ा हिला और आखिरकार एक धीमी सी गुर्राहट निकाली। ये पहाड़ों में एक राजा की तरह शासन करता था और उसे कभी भी ऐसी घुटन का सामना नहीं करना पड़ा था। सहज प्रवृत्ति से वह अपना क्रोध निकालने के लिए फाड़ना और मारना चाहता था और इस जंगल में भोजन की खुशबू हर जगह थी। फिर से जोर से गुर्राने के बाद काला भालू मुड़ा और धीरे धीरे बाहर निकलने की ओर बढ़ा। लेकिन ठीक उसी पल उसे अचानक एक खतरा महसूस हुआ। उसने धीरे से गुर्राते हुए अपना सिर घुमाया और देखा कि एक नीला घोड़ा अपनी बिखरी हुई आल हिला रहा है। उसकी पुतलियां सुनहरी और सीधी हैं और वह उसे ठंडेपन से देख रहा है। अचानक फाटक के उस पार कहीं से कदमों की आहट सुनाई दी, जिससे भालू का कलेजा कांप उठा। वह जल्दी से मुड़ा और एक कोने में छिप गया और फाटक की ओर गुर्राता हुआ बढ़ा। द्वार पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक बूढ़े मुरझाए हुए हाथ ने हल्के से उसका सिर पकड़ लिया और ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने बिजली कौंध गई हो। उत्तर दिशा से एक मधुर और गर्म पक्षी की आवाज आते ही उसका शरीर सिकुड़ गया, जिससे उसके सारे रोए खड़े हो गए। अगले ही पल एक हट्टा कट्टा आदमी भी दरवाजे पर प्रकट हुआ और ली किदाओ को देखकर पहले तो वह स्तब्ध रह गया, फिर उसने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। यो हो भाई ली किदाओ ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, वांग हो नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने पहले कभी भालू नहीं देखा, बस देखने आया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और तुम सुअर काटने वाले चाकू के साथ क्या कर रहे हो? यह हा। सराय वाला एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर उसने चमचमाता हुआ सुअर काटने वाला चाकू अपने पीछे छिपा लिया और अजीब तरह से हंसा। काला भालू कान से जीथर की आवाज़ सुनकर डर गया। बगल में शराब की गंध से सराबोर बूढ़ा आदमी बेफिक्र लग रहा था और लगातार भालू के चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था, जबकि नीला घोड़ा अपनी खड़ी सुनहरी पुतलियों से घूर रहा था और अपने अगले खुरों से जमीन पर लगातार थपथपा रहा था। यहाँ तक कि दरवाजे पर खड़ा वह बेखौफ सा दिखने वाला आदमी भी अपनी बेबाक और दिलकश मुस्कान से भालू को अंदर तक थर्रा रहा था। गर्जना गर्जना गर्जना। वह धीरे से गुर्राया, अपने तीखे घुरघुराते हुए नुकीले दांत दिखाए, अपनी मांसपेशियों को खींचा और खड़े होने के लिए संघर्ष किया। सावधानी से चौकन्ने होकर आगे बढ़ा। आंगन के बीचों बीच रुककर उसके पीछे खड़ा दुबला पतला बूढ़ा आदमी उठा। उसके कानों में एक अजीब सी धुन धीरे धीरे अपनी तीव्रता बढ़ा रही थी। नीला घोड़ा जोर से हिनहिनाया। आदमी के चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा चमकदार और सच्ची होती जा रही थी। काले भालू का फर हवा में थोड़ा कांप रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वह जंगल की चोटी पर खड़ा होकर जानवरों की कांपती भीड़ को देख रहा था। फिर धीरे धीरे वह जमीन पर लेट गया। दहाड़। ओह! शाओलिन मंदिर में एकांत शिखर अभी भी वहीं था। बौद्ध भजनों का जाप सांसारिक इच्छाओं को निर्मल कर रहा था। लेकिन वान गनफेंग के सामने दो नहीं बल्कि तीन लोग थे। मास्टर सी और मिस्टर यंग के बीच एक बूढ़ा व्यक्ति झुकी हुई पीठ के साथ उन्हें एक चमकती हुई मुस्कान के साथ देख रहा था। मैं मेडिसिन किंग वैली का वू चांग किंग हूँ, वान गनफेंग ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा। युवा वान गनफेंग ने बूढ़े सज्जन को देखा है। बुजुर्ग व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कुछ नहीं कहा, जबकि मिस्टर यंग ने अधीरता के भाव से अपनी लंबी आस्तीन ऊपर उठाई। इतनी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है लड़के। मेडिसिन किंग वैली में जहाँ औषधीय विषाक्तता का अभ्यास किया जाता है, हमसे बेहतर कोई नहीं है। आज से ओल्ड वू तुम्हें मेडिसिन किंग वैली की गुप्त तकनीकों की नींव सिखाएगा। एक मार्शल कलाकार को खुद को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए चिकित्सा को समझना जरूरी है। अच्छी तरह से अध्ययन करें।
वांग इनफेंग इन शब्दों से थोड़ा चौंक गए। बुजुर्ग व्यक्ति को बिना किसी आपत्ति के बस मुस्कुराते हुए देखकर उन्होंने ग्रे वस्त्रधारी भिक्षु मास्टर सी की ओर देखा, जिन्होंने हल्के से सिर हिलाया और धीरे से कहा, अब से आप ओल्ड वू को मास्टर भी कह सकते हैं। वांग इनफेंग एक पल के लिए चुप हो गए, फिर गहराई से झुके और बोले, शिष्य ने देखा है दूसरे गुरु को। मिस्टर यंग हंस पड़े। मास्टर सी थोड़े हैरान हुए, लेकिन बुजुर्ग जोर से हंस पड़े। वांग इनफेंग कुछ कह पाते इससे पहले ही एक सूखे और गर्म हाथ ने उनके सिर पर हल्के से थपथपाया और बुजुर्ग आवाज में हंसी आई, आप सौम्य पर जिद्दी लगते हैं। अच्छा, फिर तो दूसरे मास्टर। फिर उसने मास्टर सी की ओर देखा और कहा, मास्टर सी, ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में ये युवा साथी आपको केवल अपने मास्टर के रूप में ही पहचानेगा। मास्टर सी ने एक कड़वी मुस्कान दी और सलामी में अपनी हथेलियां आपस में दबा लीं, बूढ़े वो, कृपया बुरा मत मानना। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि हमारा पहले कोई लेन देन नहीं था, लेकिन तुम सचमुच मुझे जीवनदान देने के लिए ऋणी हो। नौजवान का चरित्रवान होना अच्छी बात है। अकादमी के उन पांडित्यपूर्ण विद्वानों को तो और भी ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए, वे हमेशा नेक स्वभाव वालों का पक्ष लेते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने आकाश की ओर देखा और फिर वांग इनफेंग को संबोधित करना जारी रखा। आज समय कम है। आंतरिक शक्ति के संदर्भ में, यद्यपि हमारी औषधि राजा घाटी में 3 अद्वितीय शास्त्र हैं, फिर भी सोंग पर्वत, शाओलिन मंदिर और वुडांग जिक्सियाओ पैलेस की आधारभूत साधना तकनीकें श्रेष्ठ हैं। ये दोनों बौद्ध और ताओवादी स्कूल सबसे रूढ़िवादी हैं और इनकी एक लंबी परंपरा है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि सभी मार्शल आर्ट स्कूल बिना किसी रुकावट के सीखे जा सकते हैं और यहाँ तक कि दिव्य कौशल में बदलाव में भी कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए आपको ये सिखाना उचित नहीं है। जहाँ तक किंगगोंग की बात है, हालांकि हमारे किंगगोंग के अपने अनोखे पहलू हैं, दिव्य चोर संप्रदाय के बादलों और चंद्रमा का पीछा करने या स्वर्गीय सीढ़ियों पर चढ़ने की तुलना में ये वास्तव में घमंड करने लायक कुछ नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से आह भरी, सोचते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर कहा, आज हमारी पहली मुलाकात है और मिस्टर यंग के अनुसार आपने एक भालू को पकड़ लिया है। आप इस समय अपनी साधना यात्रा के मध्य में हैं। अचानक मिस्टर यंग 2 बार जोर से खांसे। बुजुर्ग व्यक्ति एक पल के लिए रुके, फिर बेपरवाही से बोले, तुम्हारी मुक्का ताकत इससे आमने सामने कुश्ती लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए मैं पहले तुम्हें विप तकनीक सिखाऊंगा। अपने हाथ में जो जंजीर है उसे हथियार बना लो। यद्यपि ये तकनीक सरल है, पर यह फुर्तीली भी है, जैसे कोई आत्मा सांप घास में घूम रहा हो, तेजी से आ रहा हो, थोड़ी देर छू रहा हो, फिर तेजी से निकल रहा हो, अचानक फूट रहा हो, जो एक घातक चाल है। जीवन और मृत्यु का फैसला कुछ ही सांसों में किया जा सकता है। आपकी जंजीरें भारी होने के कारण मैंने एक और चाल जोड़ने के बारे में सोचा है, जैसे एक विशाल अजगर अपने शिकार का गला घोंट देता है। इन शब्दों के साथ उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आस्तीन से एक लंबा कोड़ा, जो एक आत्मा सांप की तरह था, बाहर निकला। उसकी कलाई फड़की और यह हवा से टकराया, जिससे गड़गड़ाहट जैसी आवाज हुई। आना डॉट 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 डॉट। झाओ जियूजी आज बेहद उत्साहित थे। एक युवा नायक जो खूंखार जानवरों से कुश्ती लड़ने में सक्षम था, उसने ऐसे लोगों के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था और आज उसने एक को सचमुच देखा था। काले भालू ने बस दहाड़ दी थी, जिससे उसका खून जम गया था, उसके अंग कमजोर हो गए थे और वह जमीन पर गिर पड़ा, हिलने डुलने में असमर्थ। लेकिन ये युवक, जो उससे ज्यादा उम्र का नहीं था, अपने शरीर पर जंजीरों की मदद से ही ऐसे प्रभावशाली वन प्राणी को वश में करने में कामयाब रहा, जिससे वह बेहोश हो गया। कैसी अविश्वसनीय बहादुरी और क्या ही आश्चर्यजनक तरीके हैं। इस तरह वह अपने पिता को एकांतप्रिय स्वामियों के एक समूह के साथ ले गया और रास्ता पूछकर उत्साह से वांग इनफेंग के पुराने घर की ओर दौड़ा और उत्सुकता से अंदर झांकने लगा। वहां उसने देखा कि एकांतप्रिय बूढ़ा स्वामी और एक साहसी व्यक्ति हंस रहे थे और ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। काला भालू आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर लेटा रहा, मानो उसकी निगाहों को देख रहा हो। उसने अपना सिर तेजी से घुमाया और लाल आंखों से उसे घूरने लगा और एक गहरी दहाड़ लगाई, जो पहले से भी अधिक क्रोधित और उग्र लग रही थी, जिससे झाओ शियुजी इतना डर गया कि वह चिल्लाया और पीछे हट गया, लगभग गिर गया। बलवान व्यक्ति ने उसे संभाला और युवक ने अपने तेज धड़कते दिल को छूते हुए एक कदम दूर स्थित द्वार की ओर फिर से देखा, अपनी लार नीली और कांपते हुए बोला, नहीं, चलो यहीं इंतजार करते हैं और अंदर नहीं जाते। बलवान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर उसकी नज़र ली कि दाओ और वांग होनई पर पड़ी। वह समझ गया कि वांग होनई ने कुछ समय तक बुनियादी मुक्केबाजी का अभ्यास किया था और वह ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा योद्धा था, जो उस युवा गुरु को एकांतप्रिय गुरु कहलाने वाले को हराने में सक्षम था। हालांकि वृद्ध व्यक्ति में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था, जिससे वह और भी सतर्क हो गया। उसने दूर से ही आदरपूर्वक उस बुजुर्ग को प्रणाम किया, जिसने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि उस मजबूत व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे इशारा किया।
इस प्रकार वांग इनफेंग के केबिन ने एक बहुत ही अजीब रूप ले लिया, जिसमें गंभीर कपड़े पहने दोनों लोग अंदर घरेलू मामलों के बारे में बातें कर रहे थे, जबकि रेशमी परिधान पहने लोग बाहर बहुत संयमित खड़े थे, कभी कभी काले भालू की धीमी क्रोधित दहाड़ के साथ मिश्रित चीख। लगभग आधे घंटे बाद केबिन का दरवाज़ा धीरे से खोला गया और वांग इनफेंग बेड़ियों में जकड़े हुए धीरे धीरे बाहर निकले, थोड़ा चौंके और बोले, अंकल ली, अंकल आप यहाँ क्यों हैं? ली केदाव ने आंखें घुमाईं और कहा, अगर मैं नहीं आया होता तो कौन जानता है कि यह भालू क्या मुसीबत खड़ी कर देता। ये कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और भालू के चेहरे पर तमाचा मारा, जिससे एक बेचैन दहाड़ निकली। वांग इनफेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर यंग का पत्र अपना असर क्यों खो बैठा, लेकिन उसे अभी अभी खतरे का एहसास भी हो गया था। अगर वह जानवर गांव में घुस आया होता तो उसके लौटने तक लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र बन चुका होता। ये सोचते ही उसके पीछे एक ठंडक दौड़ गई और फिर उसे गुस्से की एक झलक महसूस हुई। उसकी कलाई फड़की, जंजीरें जोर से खुलीं और किसी भूतिया सांप की तरह हवा साफ हो गई। भालू के सिर के सामने हवा में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वह डरकर पीछे हट गया। बाहर खड़े बलवान आदमी ने अपना चेहरा बदला और धीमी आवाज में कहा, यह कैसी दबंग चाबुक तकनीक है? उसी क्षण युवक की कलाई कांपी और खींची और जंजीर चुपचाप काफी बढ़ गई। उसके हाथ में पकड़ी हुई जंजीर एक सामान्य कोड़े के बराबर लंबी हो गई, हवा में किसी भूतिया सांप की तरह घूम रही थी। जंजीर का सिरा खड़खड़ाहट की आवाज कर रहा था, हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहा था। भालू के रोए खड़े हो गए और वह वांग इनफेंग पर धीमी आवाज में दहाड़ता रहा। ली केदाव ने शराब का एक घूंट लिया और हंसते हुए कहा, भेड़ियों के झुंड पर कब्जा करने के लिए झुंड के सामने वाले अल्फा को वश में करना जरूरी है। एक खूंखार जानवर को वश में करने के लिए तुम्हें उसे खुद वश में करना होगा, बच्चे। अंकल ली को दिखाओ कि तुमने अपनी यात्रा में जो चाबुक तकनीक सीखी है वह कितनी कारगर है। वांग इनफेंग ने गहरी सांस ली, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और कहा, कृपया अंकल ली मुझे सिखाइए। बिना किसी प्रत्यक्ष प्रयास के जंजीर हवा में किसी आत्मा के सांप की तरह घूम गई। उसका हर एक टुकड़ा कांप रहा था और जंजीरों की हल्की झनकार मानो जंगल में कोई विशालकाय अजगर तेजी से दौड़ रहा हो। बाहर खड़े झाओ श्याओजी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, फिर भी उसकी आंखें उत्साह और उत्सुकता से चौड़ी हो गईं। लेकिन तभी अचानक उसके कान के पास एक चीख सुनाई दी। एक पल झाओ श्याओजी मंत्रमुग्ध होकर जंजीर को टूटते हुए देख रहा था। अगले ही पल उसने देखा कि दो पीले दरवाजे के देवता उसे घूर रहे हैं और उसका वाह वाला उद्गार उसके गले में असहजता से अटका हुआ था। वांग होनई दरवाजे से बाहर निकला और उसे चिढ़ाते हुए बोला, युवा गुरु, जियांगू में बुजुर्गों को चुपके से मार्शल आर्ट सिखाते देखना बहुत बड़ी मनाही है। झाओ जियूजी का चेहरा लाल हो गया, वह बोलने में असमर्थ हो गया, जबकि हट्टा कट्टा आदमी 2 बार हंसा और बोला, कृपया प्रतीक्षा करें सज्जनों, मुझे अभी भी वापस जाना है और एक सुअर का वध करना है। ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। मन ही मन बुदबुदाता रहा कि 500 पाउंड के पत्थर के ताले बहुत हल्के होते हैं, 1000 पाउंड की पत्थर की चक्की होती है, और भी कुछ समझ से परे बातें। घर के अंदर से आती जंजीर की धमाकेदार आवाज और भालू की दहाड़ सुनकर युवक ने उसे चिढ़कर घूरा, जिससे उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। ओह, मैं सचमुच देखना चाहता हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा। उस कौन ताओवादी की तरह जिसने अपनी प्रेमिका की एक झलक पाने के लिए 30 साल इंतजार किया, उसे कभी देख नहीं पाया। डर और आशंका से भरे इंतजार का हर मिनट और हर सेकंड और भी ज्यादा कष्टदायक होता जाता है, और किसी व्यक्ति के लिए प्रतीक्षा से भी अधिक नुकसानदायक है वह विनम्र किंतु पूर्ण स्वीकृति जो उसे प्रतीक्षा की लंबी पीड़ा के बाद प्राप्त होती है। झाओ शियुजी ने किताबों से सीखे हर तरीके को अपनाया था, फिर भी वांग इनफेंग अविचलित रहे, हमेशा धीरे धीरे झुकते रहे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, युवा स्वामी शियुजी अपने पिता के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर ग्रेट लियांग गांव से बाहर निकल गए। उन्होंने कई बार पीछे मुड़कर देखा और अपनी दहाड़ती हुई आवाज़ों से काले भालू के असंतोष को भड़काया। भालू आज खाना चाहता था, लेकिन पहले वांग इनफेंग ने उसे 2 बार बेहोश कर दिया, फिर उस युवक की शुरुआती स्पिरिट स्नैक सीकिंग गैप विप तकनीक से उसके पूरे शरीर पर जख्मी वार किए। खुशकिस्मती से सराय मालिक वांग ने एक सुअर का शव मुहैया कराया था। बिना मांस के एक दिन की भूख ने भालू को अपने खाने के बारे में ज्यादा परेशान नहीं होने दिया और उसने सब कुछ खा लिया। फिर आलस से वांग इनफेंग के आंगन में लेट गया। उसके बगल में खड़े हरे मन वाले घोड़े ने सोयाबीन मिश्रित घास का एक टुकड़ा खाया और फिर भालू की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी ठंडी निगाहों ने भालू के भागने के किसी भी विचार को खत्म कर दिया। उसके सुस्त मन में भी यह भ्रम पैदा हुआ कि यह जगह वाकई बहुत अच्छी है। तृप्त होकर वह जमीन पर लेट गया और गहरी सुस्त नींद में डूब गया। ये देखकर कि हरे मूंछ वाले घोड़े ने काले भालू को रोक लिया है, वांग इनफेंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने घोड़े की पीठ थपथपाकर उसे प्रोत्साहित किया और अगले दिन उसके चारे में कुछ अंडे डालने का वादा किया।
उसने अपने विनम्र मेहमान सुअर का शव लाने वाले सराय मालिक को कुछ देर की बातचीत के बाद विदा किया और तब तक अलविदा कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ जब तक कि आकाश तारों से न भर गया। रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी और दिन भर की परेशानियां उसके दिल से दूर हो गईं और उसे एक गहरी शांति और सुकून का एहसास हुआ। रास्ते में उसके कदमों की आहट गूंज रही थी, पतझड़ उदास था और रात उससे भी ज्यादा उदास। उसकी सांसें और भी तेज हो गईं और जैसे ही वह उस जाने पहचाने पुराने पगोडा पेड़ के नीचे से गुजरा, लकड़ी का दरवाज़ा ठीक समय पर खुल गया। यह ऐसा था जैसे कोई मछली किसी चिकनी शरद ऋतु की झील में लहरें पैदा कर रही हो और उसकी वर्तमान मनस्थिति को जरा भी विचलित नहीं कर रही हो। अंदर की रोशनियां तेज और गर्म थीं। नीले वस्त्र पहने विद्वान दरवाजे पर खड़ा था, गर्मजोशी से सिर हिला रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, चाय तैयार है, अंदर आओ। अनफेंग वांग अनफेंग को आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने कहा, तो फिर मैं लागू करूंगा महोदय। अंदर तेज रोशनी में 2 कप साफ चाय तैयार रखी थी। जियांग शॉय बैठ गया और बस अपना गुकिन बजाता रहा, जबकि वांग अनफेंग चुपचाप चाय की चुस्कियां लेता रहा, अंदर से बाहर तक शुद्ध होने के एहसास में डूबा हुआ। जियांग शॉय ने गुकिन को हल्के से बजाया, धुन लंबी और प्रवाह में थी, और फिर सहजता से पूछा, आपने मुझसे जो किताबें उधार ली थीं वे आपको कैसी लगीं? वांग अनफेंग ने अपना चाय का कप नीचे रखा और गंभीरता से उत्तर दिया, मैंने प्राचीन अनुष्ठानों के 11वें भाग तक पढ़ा है, सर की व्याख्याएं मूल तक पहुंचती हैं, वास्तव में विस्मयकारी हैं। जियांग शॉई ने हंसते हुए कहा, सुनने में अच्छा है। कुछ ही देर में वांग अनफेंग अपने पिता द्वारा छोड़ी गई सभी किताबें पढ़ चुका था और सोच विचार कर उसने तय किया कि इस गांव में सिर्फ जियांग शॉई के पास ही किताबें हो सकती हैं। इसलिए वह उसके पास उपहार के तौर पर कुछ सुअर का मांस ले आया। बाद वाले ने मना नहीं किया, बल्कि उसके सुअर के मांस को लापरवाही से स्वीकार कर लिया तथा उसे वह अनुष्ठान पर प्रवचन दे दिया जो वह पढ़ रहा था, तथा बताया कि वह बाद में उस पर उसका परीक्षण करेगा। 1 महीना बीत गया। इस दौरान उन्होंने यहाँ 40 कप चाय पी और कई किताबें भी उधार लीं। जियांग शॉई ने एक क्षण सोचा, फिर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा, अनफेंग, चूंकि तुमने कहा है कि तुमने उन्हें पढ़ा है तो मैं तुम्हारा परीक्षण करूंगा। क्या मैं करूं? वांग अनफेंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, कृपया आगे बढ़ें महोदय। गुकिन ने एक उच्च स्वर में ध्वनि दी। जियांग शॉई की हथेली कांपते तारों पर टिकी हुई थी। धुन सुव्यवस्थित हो गई और बजने लगी, एक ऐसी भव्यता के साथ जो सीधी और राजसी थी, मानो राजा प्रकट हुए हों और ड्यूक स्वागत में घुटने टेक रहे हों। तभी एक विद्वान ने एक समान आवाज में पूछा, विशाल आकाश और उज्ज्वल सूर्य के नीचे एक सज्जन के दिल के मामले दूसरों के लिए अज्ञात नहीं रह सकते हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? वांग अनफेंग ने उत्तर दिया, एक सज्जन को खुले दिल और ईमानदार होना चाहिए, स्वर्ग और पृथ्वी के सामने बिना किसी शर्म के। अगली पंक्ति क्या है? एक सज्जन व्यक्ति की प्रतिभा छिपी हुई जैड और मोतियों की तरह होती है, जो आसानी से दूसरों के सामने प्रकट नहीं होती। इसका मतलब क्या है? धुन बदल गई और जोरदार होती गई, मानो अचानक कोई जोरदार तूफान आ गया हो, और विद्वान की स्पष्ट चीख हवा में तीरों की तरह फूट पड़ी, बारिश को चीरती हुई सीधे वांग अनफेंग के दिल पर निशाना साध रही थी। युवक की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने कहा, एक सज्जन व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को पहाड़ों और समुद्रों में जैड और मोतियों की तरह गहराई में छिपा कर रखना चाहिए, ताकि दूसरों को आसानी से पता न चले। धुन ऊंची और तीखी होती गई, सवाल जवाब के बीच का अंतराल कम होता गया, लगभग किसी बुजुर्ग के निर्देश जैसा नहीं, बल्कि 2 तलवारबाजों के बीच की टक्कर जैसा। चाकुओं की चमक और तलवारों की परछाई, जो लगातार सीधी और भयंकर होती जा रही थी, सीधे प्राण बिंदुओं तक। अचानक गुकिन के तार तेजी से कांप उठे, एक चुभने वाली आवाज निकली। जियांग शॉई की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, उन्होंने लगभग डांटते हुए कहा, दिव्य वस्तुएं छिपी रहती हैं, इसका क्या मतलब है? एक बड़ी घंटी की आवाज वांग अनफेंग के कानों में गूंजी। उसने मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। जियांग शॉई ने शांत चेहरे के साथ धुन धीमी की और धीरे से कहा, अब समझी। युवक ने सिर हिलाया, उसका माथा ठंडे पसीने से भर गया था, और उसने धीरे से कहा, गुरुजी, क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने कार्यों में बहुत दिखावटी हूं? जियांग शॉई ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप दिखावटी नहीं रहे हैं। हालांकि कभी कभी आपका सामान्य व्यवहार आपको पहले ही दूसरों की नज़रों में निशाना बना सकता है। जैसा कि कहावत है, जंगल में पेड़ अलग दिखता है, और आपके पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही यह जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा एक चील ऐसे खड़ी हो जैसे सो रही हो, एक बाघ ऐसे चल रहा हो जैसे बीमार हो, ये सचमुच भयानक और खूनी दृष्टिकोण है। एक सज्जन को दिखावा किए बिना बुद्धिमान होना चाहिए, अभिमानी हुए बिना प्रतिभाशाली होना चाहिए। तभी उसमें बाधाओं को मोड़ने और महान कार्यों को अपने कंधों पर उठाने की शक्ति हो सकती है। तुम्हें ये सीखना चाहिए कि दिव्य वस्तुएं स्वयं को छुपाए रखती हैं। वांग अनफेंग चुप हो गया और जियांग शॉई की बातों पर विचार करने लगा। इसी बीच विद्वान ने गुकिन को धीरे से मेज पर रखकर उसकी ओर बढ़ा दिया।
युवक अचंभित रह गया। तभी जियांग शॉयई ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ गुकिन सीखना चाहेंगे? गुकिन सीखो। जियांग शॉयई ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। जबकि किसी को भटकाव में उद्देश्य नहीं खोना चाहिए, अपने मन को समायोजित करने के लिए पर्यावरण का उपयोग करना भी आपके आसपास के तीखे सार को फैला सकता है। ये कैसा रहेगा? एक विराम के बाद वांग दिनफेंग खड़े होकर गहरा प्रणाम किया और कहा, तो फिर कृपया मुझे सिखाइए गुरुजी। बहुत अच्छा। लगभग आधे घंटे रुकने के बाद वांग दिनफेंग विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद जियांग शॉयई की पत्नी धीरे से अध्ययन कक्ष में आई और बोली, क्यों तुम उसकी इतनी परवाह करते हो? जियांग शॉयई ने चाय की चुस्की लेते हुए शांति से कहा, आखिरकार वह तियानहोन का बड़ा भाई वांग है। इसके अलावा 2 महीने से भी कम समय में मैं उसे केवल मूल बातें ही सिखा सकता हूँ, उसे सही दिशा दिखा सकता हूँ और उसे दिव्य वस्तुओं के छिपे रहने का सिद्धांत सिखा सकता हूँ। उसे शायद अभी तक यह एहसास नहीं हुआ होगा कि अगर आज जैसी घटनाएं कुछ और बार हुईं, तो वह ग्रेट लियांग गांव में नहीं रह पाएगा। इसके अलावा उस समय वह बहुत ज्यादा अलग दिखता था और लोगों की आंखों में खटकता था, जो अंततः उसके पतन और असामयिक मृत्यु का कारण बना। जैसे ही आखिरी 4 शब्द बोले गए, मेज पर रखा गुकिन जोर से कंपन करने लगा। धुन गंभीर और ठंडी थी, जिससे कमरा पल भर में कड़ाके की सर्दी में बदल गया। प्याले में चाय पर बर्फ की एक मोटी परत चुपचाप फैल गई। कुछ सांसें लेने के बाद विद्वान, जो आमतौर पर अपनी क्यूई को नियंत्रित करने में माहिर था, अपने शांत स्वभाव में लौट आया और धीरे से बोला, उस समय मैं पीछे हट गया था। इस बार मैं किसी अन्य व्यक्ति को इससे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। जिस दिन से जियांग शॉयई ने उसे डांटा था, तब से वांग दिनफेंग ने धीरे धीरे अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। हालांकि वह अब भी पहले की तरह लकड़ी काटने पहाड़ पर जाता था, लेकिन अब वह लकड़ियां सीधे गांव के बीचों बीच नहीं घसीटता था। इसके बजाय वह रात के अंधेरे में, जब आसपास कोई नहीं होता था, लकड़ियां ग्रेट लियांग गांव के सराय मालिक वांग के घर पहुंचाने जाता था। गांव में एनफेंग को सिर्फ लिबो, मिस्टर जियांग का परिवार और सराय मालिक वांग ही परिचित थे। मिस्टर जियांग अभी अभी आया था और लिबो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जिसके कारण केवल वांग होने ही उसे लकड़ी बेचने में मदद कर सकता था। शुरू में तो वांग होने ही हैरान थे, लेकिन कारण समझकर वे जोर से हंस पड़े और संतुष्टि भरे स्वर में सहमति जताई। ऐसा कहा जाता है कि वांग, जो आमतौर पर शराब पीना पसंद नहीं करता था, उस दिन श्री जियांग के दरवाजे पर बढ़िया हुआ दिया और शराब का एक जग ले गया और दोनों ने जाने से पहले कई घंटों तक बातचीत की और हंसी मजाक किया। बाद में वांग दिनफेंग के हाथों में जो पैसा पहुंचा, वह न सिर्फ कम नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा बढ़ गया। लकड़ी खरीदने के लिए काउंटी शहर से आने वाले बढ़ई हमेशा उत्साहित होकर आते थे, लेकिन ग्रेट लियांग गांव से जाते हुए उनके चेहरे पर कड़वी मुस्कान और प्रशंसा का मिला जुला भाव था। पहले तो उनका सामना एक ऐसे युवा लड़के से हुआ जिसे कोई अनुभव नहीं था, लेकिन पलक झपकते ही वह युवा, जो शायद ही कभी मोलभाव करता था, एक अनुभवी सौदेबाज की तरह चतुर हो गया और सौदे से आखिरी पैसा भी निकाल लिया। ग्रेट लियांग के गांव वालों ने गौर किया कि वांग परिवार का वह नौजवान, जिसने हाल ही में काफी हंगामा मचाया था, अब काफी अच्छा व्यवहार करने लगा था। वह अपना समय मिस्टर के साथ बिताता था। जियांग का पक्ष गुकिन बजाना और पढ़ना सीख रहा था और बड़ा काला भालू, जो कभी उनकी नज़रों में खूंखार था, आंगन में मजबूती से बंद था और स्थानीय गांव के कुत्तों से अलग नहीं, बल्कि ईमानदार लग रहा था, जिससे धीरे धीरे उनके चिंतित दिलों को राहत मिली। यद्यपि अभी भी कुछ शिकायतें थीं, लेकिन वे धीरे धीरे ग्रामीणों की रोजमर्रा की बातचीत में दब गईं। शाओलिन मंदिर के भीतर पहाड़ी रास्ते पर स्थिर और लयबद्ध कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, साथ ही जंजीरों की मधुर और मधुर खनक भी थी। जैसे ही वह युवक तेजी से रास्ते से हटता हुआ आगे बढ़ा, हर कदम लंबा नहीं था, लेकिन बेहद स्थिर था, लंबी और एक समान सांसें ले रहा था। अब उसके ऊपर लदी 500 पाउंड की जंजीरें असहनीय नहीं थीं। भार के दबाव से ये चांगगोंग के शरीर के भीतर की आंतरिक शक्ति लगातार और तीव्रता से नष्ट हो रही थी, फिर भी अमृत की शक्ति से पुनः संगठित हो रही थी। उसने साधना में इन जंजीरों को पूरे 2 महीने तक धारण किया था और दोनों लोगों के बीच समय के अलग अलग प्रवाह को गिनते हुए ये 4 महीने हो गए थे। 100 दिनों से अधिक समय तक अपनी पिछली साधना के साथ साथ वह वास्तव में 1 वर्ष से अधिक समय तक उच्च दबाव में प्रशिक्षण ले रहे थे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसने अपने कदमों पर जोर लगाया, छलांग लगाई और संकरी होती जा रही पत्थर की सीढ़ियों पर उतरा। फिर गिरने से पहले उसने एक और छलांग लगाई और थोड़ा ऊपर एक और पत्थर के खंभे तक पहुंच गया। उसने अपनी मांसपेशियों को तानकर बाल्टी में लहराते पानी को संतुलित किया और संतुलन बनाए रखा ताकि गिर न जाए। अलग अलग ऊंचाई के पत्थर के खंभों की एक कतार, लेकिन हर एक की चौड़ाई सिर्फ 1 फुट ही थी, उसके सामने खड़ी थी। वांग दिनफेंग लोहे की बाल्टी लिए बेर के फूलों के इन ढेरों के ऊपर बाएं दाएं घूम रहा था। हालांकि यह उसका पहला सफर नहीं था, फिर भी उसका दिल एड्रेनालाइन से जोर जोर से धड़क रहा था, उसकी मांसपेशियां संवेदनशीलता से उत्तेजित थीं।
पहली बार जब उसने बाल्टी में पानी की हलचल को नज़रअंदाज करते हुए इन बेर के फूलों के ढेर पर कदम रखा तो वह अपना संतुलन खो बैठा, गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लेकिन आखिरी कदम पर उसके पैर के नीचे बेर के फूलों का ढेर अचानक टूट गया। वान वेनफेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने टूटते हुए पत्थर पर पैर रखा, उसके टुकड़े उड़ रहे थे और उसने उसे हवा में धुरी की तरह इस्तेमाल करके अपनी कमर जोर से घुमाई, जिससे डंडा हवा में घूम गया। बाल्टी से पानी छलक गया, जिसका 3 या 4 हिस्सा बाहर गिर गया, लेकिन बाकी हिस्सा सीधे पानी के बर्तन में गिर गया, जिससे छप छप की आवाज़ हुई। हालांकि 500 पाउंड की जंजीरों की वजह से वह खुद दर्द से कराहते हुए ज़मीन पर जोर से गिर ही पाया, लेकिन पहली बार की तरह नहीं जब वह बेहोश हो गया था। उसके बगल में खड़े कठोर चेहरे वाले विद्वान ने उसकी तरफ देखा और उपहास किया। आपने इतने लंबे समय तक अभ्यास किया है और जब आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो आप न तो पानी को सुरक्षित रख सके न ही खुद को बचा सके। सचमुच मंदबुद्धि। वान वेनफेंग ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया और अपने दिल में जिस बुजुर्ग का सम्मान करते थे उनकी ओर अपनी मुठियां भींच लीं। जूनियर ने मिस्टर यंग को देख लिया है। विद्वान ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर भौहें चढ़ाकर पूछा, इन दिनों ओल्ड वू के साथ चिकित्सा विष की मूल बातें पर आपका अध्ययन कैसा चल रहा है? वान वेनफेंग ने उत्तर दिया, मैंने चिकित्सा सिद्धांत की मूल बातें पूरी कर ली हैं, लेकिन मैंने सभी जड़ी बूटियों को पूरी तरह से नहीं पहचाना है। मिस्टर यंग ने उपहास करते हुए कहा, जड़ी बूटियों को पहचानना? क्या बूढ़ा वो उम्र के साथ और बूढ़ा हो गया है? चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई आपको खुद को समझने के लिए है, ताकि आप अपने शरीर को नुकसान न पहुंचाएं, न कि आप कोई नंगे पांव डॉक्टर बनकर जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए भटकें। आज से चिकित्सा शास्त्र की आपकी पढ़ाई का समय आधा हो गया है और आपकी सज़ा का समय भी आधा हो गया है। वान वेनफेंग थोड़ा अचंभित हो गया, फिर मिस्टर यंग ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और ठंडे स्वर में कहा, इन दो पहलुओं का शेष अभ्यास केवल थकाऊ श्रम का विषय है और कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं देता है। इन्हें बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके बारे में जुनूनी होना और भी अधिक मूर्खतापूर्ण है। मेरे साथ आइए। ये शब्द कहकर वह आगे बढ़ गया और वान वेनफेंग, उसके इरादे से अनजान, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वे शाओलिन इमारतों की ओर बढ़े। विद्वान के चेहरे पर कठोरता थी क्योंकि वह अचानक दृश्य देखते हुए बोला, एक दिन तुम जियांगू में प्रवेश करोगे। जियांगू का पानी प्राचीन काल से ही खतरनाक रहा है। क्या तुम जानते हो कि वहां कैसे जीवित रहा जाए? वान वेनफेंग ने उत्तर दिया, मार्शल आर्ट और सतर्कता। श्री यंग ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, सही भी और गलत भी। मार्शल आर्ट, मैंने आपके द्वारा लाई गई पुस्तकें देखी हैं। हालांकि वे खंडित जानकारी हैं। ये दुनिया ऐसे प्राणियों से भरी है जो ज़्यादातर तथाकथित गहन मार्शल शक्ति और तथाकथित इरादे की अवधारणाओं का पीछा करते हैं, जिनमें से कुछ वास्तव में तकनीक की सीमा का पीछा करते हैं। थोड़ा सोचने के बाद वान वेनफेंग धीरे से बोला, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि पीछा करने की तकनीक वाकई बहुत खतरनाक है। मार्शल आर्ट का मूल उद्देश्य युद्ध और हत्या है, जैसे सुअरों का वध। आप दिवास्वप्न देखकर यह नहीं जान सकते कि क्या गलत है, केवल सुअरों का वध करके ही आप समझ सकते हैं कि विचार कहाँ विफल हो जाते हैं। मार्शल आर्ट के साथ भी यही बात है ना? अगर आप दूसरे मार्शल आर्टिस्टों के साथ अभ्यास नहीं करते तो कमजोरियों का पता लगाना मुश्किल है। फिर भी स्पैरिंग से आसानी से चोट लग सकती है या मृत्यु भी हो सकती है। इस कारण से मार्शल आर्ट में तकनीक अपनाने वाले लोग दुर्लभ हो सकते हैं। बहुत कम लोगों में साहस होता है, बहुत कम जीवित रहते हैं, और जो लोग नाम कमा सकते हैं और अपने अनुभव के बारे में लिख सकते हैं, वे वास्तव में हजारों में से एक हो सकते हैं। दूसरों की तुलना में वे निश्चित रूप से दुर्लभ हैं। विद्वान ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, धीरे से सिर हिलाया और निष्कर्ष निकाला, बहुत मूर्खतापूर्ण नहीं। ये वाक्य निश्चित रूप से कोई तारीफ नहीं था, लेकिन हमेशा ठंडे में। यंग के मुंह से यह वाक्य आना तो लाजमी था, लेकिन यह वाकई बहुत दुर्लभ था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक अनोखे हॉल में रुके, जिसके ऊपर एक पट्टिका पर 3 मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। वान वेनफेंग की आंखें थोड़ी सी बदल गईं जब उन्होंने धीरे से कहा, कॉपर मैन लेन। मिस्टर यंग ने अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधते हुए कहा, इन 2 महीनों में, हालांकि तुमने अभी तक अपनी सज़ा पूरी नहीं की है, तुम मुश्किल से मेरी पहली परीक्षा पास कर पाए हो। जाओ, कॉपर मैन लेन में जाओ, और बाहर आने के बाद मैं तुम्हें दूसरी चीज़ बताऊंगा जो तुम्हारी कमी है। वान वेनफेंग को उसका आशय समझ नहीं आया, लेकिन इस दौरान उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि मिस्टर यंग भले ही कठोर चेहरे वाले और बोलने में कठोर थे, लेकिन उनका आशय केवल बिना किसी द्वेष के कठोर होना था। उनका बढ़ता हुआ मजबूत शरीर इसका स्पष्ट प्रमाण था। उन्होंने हार मानकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अत्यंत सावधानी से आगे बढ़े और धीरे धीरे कॉपरमैन लेन की ओर बढ़े। चरमराहट। लकड़ी का दरवाज़ा धीरे से खोला गया। गली में घुप्पा अंधेरा था। जैसे ही वान वेनफेंग उलझन में पड़ा, एक सरसराहट की आवाज़ आई और दोनों तरफ लाल मोमबत्तियों की कतारें जल उठीं, जिससे अंदर का हिस्सा जगमगा उठा।
उसके सामने खाली स्थान में धीरे धीरे बहती हुई रोशनी से बनी एक मानव आकृति बन गई, जो भिक्षुओं के वस्त्र पहने हुए थी। उसके गले में प्रार्थना की माला थी और वह एक हाथ से प्रार्थना करते हुए उसकी ओर देख रहा था। उस भयावह खाली गली में एक भव्य और गंभीर आवाज गूंजी, पहला दौर शुरू होता है। उसके सामने खड़ी आकृति ने उसे हल्के से झुककर अभिवादन किया। इससे पहले कि वांग इनफेंग स्थिति समझ पाते, वह आकृति एक भयंकर और ठोस मुख का शाओलिन चांगक्वान लेकर उसकी ओर झपटी। युवक की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके शरीर ने सहज प्रतिक्रिया व्यक्त की और वार को रोकने के लिए अपना दाहिना हाथ रेलिंग पर टिका दिया। हालांकि स्पर्श अप्रत्याशित रूप से हल्का और बलहीन था और उसके गले में एक गांठ बन गई। अगले ही पल वह आकृति अचानक तेजी से बढ़ी, वांग इनफेंग की तरफ तेजी से बढ़ी और युवक की पसलियों पर एक सीधा मुक्का मारा, जबकि बाएं हाथ ने अजीब तरह से उसका कॉलर पकड़ लिया और जोर से खींच लिया। वांग इनफेंग की कोहनी के वार से बचते हुए उसने हमले की गति के अनुसार युवक को उसके पैरों से उठा लिया और उसे जोर से नीचे पटक दिया। युवक की इकट्ठी हुई ताकत इस झटके से बिखर गई। जैसे ही वह पूरी तरह कमजोर महसूस करने लगा, उस पर मुक्कों की तेज बौछार होने लगी। वांग इनफेंग ने दांत पीसकर इसे सहन किया, चुपचाप ताकत जुटाता रहा, जब तक कि एक जगह नहीं मिल गई। वह अचानक उछल पड़ा, उसकी दाहिनी कोहनी गति के साथ हिल रही थी। लेकिन उस आकृति ने मानो इसका अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उसके वार से बचने के लिए वह बस इतना पीछे हट गया। चूंकि उसकी ओजस्वी क्यूई समाप्त हो चुकी थी, उसका एक हाथ पहले से ही उसकी कोहनी पर मजबूती से टिका हुआ था और दूसरा हाथ आवेशित और तैयार हथेली के प्रहार की तरह घूम रहा था और जोर से नीचे की ओर वार कर रहा था। डॉट 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 डॉट। चरमराहट। 30 सांसों के बाद कॉपरमैन लेन का दरवाजा फिर से खुला और वांग इनफेंग लगभग लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। पत्थर की दीवार से टिके हुए उनका रंग थोड़ा पीला पड़ गया था। फिर भी जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वह था उनका हालिया प्रतिद्वंद्वी। ये सिर्फ शाओलिन चांगक्वान था। गति और शक्ति में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की हर चाल और रूप पूरी तरह से सटीक था, मानो 1000 बार तड़का लगाया गया हो। उसने अभी आधी चाल ही सफलतापूर्वक चली थी और वह आधी चाल ही एक जाल थी, जिसके बाद एक और भी भयंकर हमला हुआ, मानो 9 स्वर्गों से तारे गिर रहे हों, बेरहम और भयंकर। क्या अब आप समझ गए हैं कि तकनीक क्या है? मिस्टर यंग ने उसकी दयनीय स्थिति को देखा और उदासीनता से बोले, पिछले 10 सालों में? नहीं, इस दुनिया के लिए तो 100 साल होने चाहिए थे। वह सभी शाओलिन शिष्यों में केवल 3700वें स्थान पर था। फिर भी वह तुम्हें आसानी से मार सकता था। अगर तुम्हारी मार्शल आर्ट उससे दोगुनी भी शक्तिशाली होती, तब भी तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाते। ये सुनकर वांग इनफेंग ने अपना मुंह खोला, फिर अपनी प्रशंसा व्यक्त की। अब तो वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए होंगे। क्या यह उसका भ्रम था या मिस्टर यंग का शरीर थोड़ा अकड़ गया था? थोड़ी देर बाद वह बोला, मानो वांग इनफेंग को जवाब दे रहा हो, बल्कि मानो धीमी आवाज में खुद से बात कर रहा हो। नहीं, वे अब यहाँ नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वे तो बहुत ही भयानक थे। विशाल आकाश और बादलों के नीचे जियांगहू को देखते हुए उसके हमेशा कठोर चेहरे पर शायद ही कोई अलग भाव दिखाई देता। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर वांग इनफेंग को जवाब देते हुए नहीं, बल्कि खुद से ही धीमी आवाज में बोला, इस दुनिया में वे केवल राहगीर थे, उल्कापिंडों की तरह जो आकाश को रोशन करते हैं और फिर और भी तेजी से गायब हो जाते हैं। स्वतंत्र रूप से सर पर दौड़ना, गहरी मित्रता और शिकायतों का अनुभव करना, एक दूसरे को अपना जीवन सौंपना, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, सरसराती शरद ऋतु की हवाएं, जियांगन में बाहों में बाहें डालकर घूमना। यादें जो हमारे लिए जीवन भर संजोने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन उनके लिए वे केवल एक भ्रम थीं। जब सपना खत्म हो जाता है तो कोई उसके बारे में बात करना जारी नहीं रख सकता है ना? अगर कोई बड़ा हो जाए तो वह नींद में कैसे बात करता रहेगा? उनके लिए हम वो लोग हैं जिन्हें यादें रखने का भी हक नहीं है। शायद इसलिए कि उनके पास कोई यादें नहीं हैं, इसलिए वो बिना किसी अपराध बोध के चले जाते हैं। जिंदगी ऐसी ही है, क्या हमें भी पुराने दोस्तों के लिए थोड़ी सांत्वना नहीं महसूस करनी चाहिए? उन्होंने जियांगू को छोड़ दिया, वे अपनी ही दुनिया में खो गए, प्रेम और घृणा से भरे सामान्य लोगों की तरह, जीवन से फंसे हुए, थके हुए या व्यथित। अब वे पुराने वीर नायक नहीं रहे, न ही वे सौम्य किंतु साहसी युवा युवतियां और हम। हाँ, हम तो बस उनकी यादों के जियांगू में जी रहे हैं, यादों के उस जहां में पहाड़ों और नदियों को सहते हुए देख रहे हैं, लोगों को आते जाते हुए देख रहे हैं। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि क्या उन नए लोगों में वो भी हैं, हमें देखते हुए फिर भी हमें न पहचानने का नाटक करते हुए, सिर हिलाकर हमारा अभिवादन करते हुए, हीरो आपसे मिलकर खुशी हुई कहते हुए, फिर दूसरी तरफ से चुपके से हंसते हुए, हमारी प्रतिक्रिया देखते हुए और धीरे से फुसफुसाते हुए। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। वांग इनफेंग चुप हो गए और उन्होंने देखा कि हमेशा कठोर और घमंडी रहने वाले विद्वान ने क्षण भर के लिए चूक दिखाई और धीरे से कहा, गुरुजी, क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं?
श्री यंग ने धीरे से कहा। अकेला नहीं, मैं कभी अकेला नहीं रहा। ये तो बस कुछ यादें हैं। उद्धरण चिन्ह। उस जियांगू की याद ताज़ा हो रही है जो कभी उनका था। आकाश विशाल है, सफ़ेद बर्फ चुपचाप नीचे बह रही है, बड़े और छोटे के कंधों पर गिर रही है। सर्दी आ गई है, कोई वापसी नहीं है। बर्फ ने उस एकांत शिखर को ढक लिया था। शाओलिन मंदिर का भारी बौद्ध घंटा बज उठा, उसकी ध्वनि पहाड़ों में गूंज रही थी और लगातार गिरती बर्फ बिखर रही थी। श्री यंग अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे मौन खड़े थे। वांग इनफेंग हालांकि उनसे डरते थे, उनका सम्मान भी करते थे और आधा कदम पीछे रहकर किसी बुजुर्ग के बगल में चुपचाप खड़े थे। अनिश्चित समय के बाद मिस्टर यंग ने धीरे से अपना शरीर घुमाया। उनके चेहरे के भाव हवा और बर्फ की तरह ठंडे और कठोर थे, जो उसमें घुस गए थे। उन्होंने वांग इनफेंग को एक नज़र से देखा जैसे कि पहले कुछ भी नहीं हुआ था, और कहा, मैंने पहले ही पहला बिंदु बताया था, मेरी आवश्यकताएं अधिक नहीं हैं। पहाड़ छोड़ने और जियांगू में प्रवेश करने के लिए आपको केवल पिछले 100 वर्षों के शाओलिन अनुयायियों में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त करना होगा। कौशल आपको आगे बढ़ने में अजेय बना सकता है, लेकिन जियांगू में हत्या करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके आपका सीधे सामना नहीं करेंगे, और अगर आप सड़क किनारे बेवजह मरना नहीं चाहते तो आपको उन हत्यारों का पता लगाना होगा जो भीड़ के बीच आपको मारना चाहते हैं। वांग इनफेंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, और जैसे ही उन्होंने अपने ऊपर जमी बर्फ और पाले को झटकने के लिए अपनी मुठियां भींची, उन्होंने कहा, कृपया मुझे सिखाइए सर। मिस्टर यंग ने मुड़कर उसकी ओर देखते हुए कहा, जब हृदय में हत्या का इरादा होता है तो वह स्वाभाविक रूप से क्यूई तंत्र को आकर्षित करता है। यदि आप हत्या के इरादे की सूक्ष्म आभा को महसूस कर सकते हैं तो आप जियांगू में 90% खतरों का पता लगा सकते हैं। ये सुनकर वांग इनफेंग रुक गए। उन्होंने जियांग शोई के पुस्तकों के संग्रह में क्यूई तंत्र की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। स्वर्ग के 6 शून्यों में परिभ्रमण करने वाली और पृथ्वी पर सभी वस्तुओं को जन्म देने वाली मूल तत्व क्यूई की तथाकथित चक्रीय गति एक अत्यंत रहस्य से परे थी। जियांग शोई की सीमित व्याख्याओं के बावजूद वह इसे समझ नहीं पाया, क्योंकि वह कभी इसके संपर्क में नहीं रहा था और क्यूई तंत्र के अस्तित्व के बारे में भी उसे कुछ हद तक संदेह था। दुनिया इतनी विशाल है और स्वर्ग और पृथ्वी का क्यूई तंत्र इतना गहन और मायावी है, फिर हत्या के इरादे को पकड़ना कितना अधिक कठिन है, और तब और भी अधिक जब वह छिपा हुआ हो। श्री यंग ने उसके हाव भाव देखकर समझ लिया कि वह क्या सोच रहा है और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, निश्चिंत रहें, यह एक बिंदु आपको सिखाने में सबसे आसान है। वांग इनफेंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया जब उन्होंने जवाब दिया, तो फिर मैं आपको अग्रिम धन्यवाद देता हूं महोदय। उसकी आवाज़ अभी धीमी भी नहीं हुई थी कि अचानक बंद हो गई। युवक की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में पूरी दुनिया मानो अंधेरी हो गई। असीम हवा और बर्फ और भी ज्यादा प्रचंड हो गई, पर साथ ही और भी वीरान। स्वर्ग और धरती के बीच बस उसकी अपनी धड़कन की गति और ध्वनि ही बढ़ रही थी। सारी चीजें हरे वस्त्र पहने उस कठोर विद्वान के इर्द गिर्द घूम रही थीं, जो लगातार लंबा और भारी होता जा रहा था और पूरी दुनिया को भर रहा था। उसकी आंखें शांत और उदासीन भाव से वांग इनफेंग को देख रही थीं, जो संयम बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी ही हार मान गया और पाया कि उसकी चेतना भय से एक अथाह खाई में चली गई है। एकांत शिखर पर पहुंचकर युवक का शरीर थोड़ा सा डगमगाया और वह सीधा आगे की ओर गिर पड़ा। श्री यंग की आस्तीन फड़फड़ाई और एक कोमल क्यूई शक्ति ने उसे थाम लिया और धीरे से जमीन पर लिटा दिया। हवा और बर्फ के बीच से 2 आकृतियां हवा को चीरती हुई आईं। ची ने खाली जगह पर कदम रखते हुए अपनी क्यूई शक्ति से उड़ते हुए बर्फ के टुकड़ों को 2 भागों में बांट दिया और वांग इनफेंग के पास आ गया। नीचे झुककर उसने उसे कुछ देर तक रोका, फिर राहत की सांस छोड़ते हुए उसके चेहरे पर बमुश्किल छिपा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह खड़ा हुआ और पूछा, आप क्या कर रहे हो? उसे हत्या के इरादे के बारे में सिखाना, हरे वस्त्र वाले विद्वान ने उत्तर दिया, एक तरफ हटकर और इत्मीनान से देख रहा था कि कैसे हवा और बर्फ ने एक बार फिर पहाड़ों को ढक लिया, और उदासीनता से बोला, हत्या का इरादा हृदय से पैदा होता है। चूंकि यह मानव शरीर पर लक्षित होता है, इसलिए व्यक्ति प्रतिदिन बार बार इसके संपर्क में आता है, भले ही वह मूर्खतापूर्वक ये समझने में असमर्थ हो कि क्यूई तंत्र क्या है, उसके शरीर में हत्या के इरादे के प्रति एक सहज प्रतिक्रिया विकसित हो जाएगी। इस तरह यह स्वाभाविक रूप से सबसे आसान हो जाता है। विद्वान के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आए और उसने कहा, उस समय तक चाहे कोई भी उसके विरुद्ध हत्या का इरादा रखता हो, भले ही वे इसे गुप्त तकनीक के माध्यम से छिपा लें, यह उसके सामने रात में जुगनू की तरह चमकेगा। एक भी नहीं बचेगा। सी अवाक रह गया। उसके मन में क्रोध था, लेकिन चूंकि वांग इनफेंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए वह उस युवक को पोषण देने के लिए उसमें कुछ आंतरिक शक्ति भर सकता था। वू चांगकिंग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए वांग इनफेंग की नब्ज देखी और जांच के बाद हंसते हुए कहा, मास्टर युआनसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वू चांगकिंग ने समझाया।
अभी अभी अनफेंग अपने पुराने योद्धाओं के साथ यादों की लड़ाई में उलझा हुआ है और उसका पहले से ही थका हुआ शरीर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। मिस्टर यंग ने अपनी हत्या की नीयत से उसकी पांचों इंद्रियों को बंद कर दिया है, जिससे वह गहरी नींद में सो गया है। हालांकि वह क्षण भर के लिए डरा हुआ जरूर था, लेकिन यह आराम वास्तव में उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। पिछले कुछ दिनों से वह अधिक लगन से खेती कर रहा है, इसलिए अच्छा आराम वास्तव में अच्छी बात है। मास्टर युआनसी ने हल्के से सिर हिलाया और वांग इनफेंग को उठाकर धीरे धीरे पहाड़ पर खाली पड़े भिक्षु के कमरे की ओर चल पड़े। 3 फीट की दूरी पर हवा या बर्फ से अछूते वू चांगकिंग ने तब तक देखा जब तक उनकी आकृति गायब नहीं हो गई। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उस अकेली चोटी पर हरे रंग के विद्वान की आकृति गायब हो गई थी। क्षण भर के लिए स्तब्ध, फिर वह हंसा और बर्फ से ढके शाओशी पर्वत को देखते हुए सिर हिलाया। शायद किसी बात की याद आ गई हो, इसलिए वह पहले हल्के से मुस्कुराया, फिर धीरे से आह भरी। जियांग हूं। जाने के लिए मुड़ते हुए उसकी थोड़ी झुकी हुई आकृति गिरती हुई बर्फ में गायब हो गई। हवा और बर्फ से बिखरी हुई आह शाओलिन पर्वत के बीच में फैल गई। अज्ञात समय बीतने के बाद वांग इनफेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। डर का एहसास अभी तक फिर से नहीं हुआ था, बल्कि एक और हल्की सांस ने उसे दूर कर दिया। लड़के की सिकुड़ी हुई पुतलियां सामान्य हो गईं, मोमबत्ती की रोशनी गर्म हो गई और उसके शरीर पर एक मोटी रजाई बिछा दी गई। उसके बगल में युआनसी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और धीरे से कह रहा था, लगता है आप सचमुच थक गए हैं। क्या इस दौरान साधना कुछ कठिन रही है? अपने दिल में गर्माहट महसूस करते हुए वांग इनफेंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये कठोर नहीं है गुरुजी। भिक्षु ने अपना हाथ उठाया और अपने बालों को सहलाया, फिर एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए कहा, सचमुच कठोर नहीं है। यदि आप सचमुच थके हुए हैं तो आप थोड़ा आराम कर सकते हैं, खुद पर दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। हम कोई बात नहीं मास्टर। साधु के कमरे के बाहर फार्मेसी की दिशा से वू चांगकिंग औषधीय दलिया का एक कटोरा लेकर आया, जिसमें वांग इनफेंग के स्वास्थ्य लाभ के लिए लाभदायक तत्व शामिल थे। अपनी आंतरिक शक्ति से गर्म रखते हुए वह धीरे धीरे भिक्षु के कमरे की ओर चला। हालांकि उसे मिस्टर यंग ने जगाया था और युआनसी ने सब कुछ साफ साफ समझाया था, लेकिन इस सब का मूल कारण वह युवक ही था। इसलिए उसके मन में वांग इनफेंग के लिए काफ़ी चिंता थी। इसके अलावा उस युवक का स्वभाव भी उसे काफ़ी पसंद था। इसलिए जब युवक गहरी नींद में सो गया तो बुजुर्ग ने शाओलिन फार्मेसी से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की पहल की और कुछ मशरूम सामग्री के साथ औषधीय दलिया का एक बर्तन तैयार किया। आंगन में दाखिल होते ही उसने देखा कि मिस्टर यंग हरे रंग के विद्वान के वस्त्र पहने भिक्षु के कमरे के ऊपर बैठे हैं। चमकता चांद आसमान में ऊंचा था और उनके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, जिससे विद्वान और भी अधिक विरक्त और उदासीन दिखाई दे रहे थे। वू चांगकिंग थोड़ा चौंका, क्योंकि उसका क्यूई तंत्र खींच गया, जिससे मिस्टर यंग को उसकी उपस्थिति का आभास हुआ। वू चांगकिंग की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए वह बोलने ही वाला था कि उसने ठंडी आवाज सुनी, बच्चा जाग गया है, उसे जल्दी जाने के लिए कहो। आखिरकार यह उसकी दुनिया नहीं है। कुछ समय के लिए रुकना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन बहुत देर तक रुकना अच्छा नहीं है। वू चांगकिंग ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा, गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, वह सज्जन स्वयं क्यों नहीं बताते? उसके शब्द निकलते ही उसकी प्रतिक्रिया में केवल बर्फ की मौन वर्षा हुई। हरे रंग का विद्वान जो अभी अभी वहां था अब दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आकाश में तेजी से चमकता हुआ और ठंडा चंद्रमा ही दिखाई दे रहा था। वू चांगकिंग ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए और केवल औषधीय दलिया ले जा सका और धीरे से भिक्षु के कमरे के लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मास्टर युआनसी इनफेंग ये बुरा आदमी है। लकड़ी का दरवाज़ा चरमरा कर खुला और बुजुर्ग ने युआनसी को इशारा किया, जिसने उसे खोला, मुस्कुराते हुए अंदर आया और अपने पीछे लकड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मोमबत्ती की रोशनी में तीनों की परछाइयां पड़ रही थीं और वू चांगकिंग की हार्दिक आवाज़ धीरे धीरे सुनाई दे रही थी, आओ आओ आओ, इस बूढ़े आदमी के हाथ का खाना चखो। 20 साल हो गए जब मैंने आखिरी बार खुद खाना पकाया था। बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक मत बनो, बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक मत बनो, हाँ। वू चांगकिंग का औषधीय दलिया वाकई स्वादिष्ट था। औषधीय विश्व की पवित्र भूमि औषधि राजा घाटी में जन्मे इस दलिया ने न केवल औषधि के प्रभाव को अधिकतम किया, बल्कि सामग्री के स्वाद को भी प्रभावित नहीं किया, बल्कि औषधीय जड़ी बूटियों की हल्की कड़वाहट ने भोजन के स्वाद को और भी बढ़ा दिया। बूढ़े ने देखा कि वांग इनफेंग ने कटोरे के साथ औषधीय दलिया लगभग निगल लिया। उसकी मुस्कान और भी गहरी होती जा रही थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि युवक पूरी तरह ठीक हो गया है, उसने मास्टर यंग के शब्द सियन और वांग इनफेंग को बताए। अपनी आवाज़ में थोड़ा विराम लेकर उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, यह मास्टर यंग का इरादा है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सावधानी बरतना ही बेहतर है।
हालांकि वांग गनफेंग को दुनिया भर के फ़र्क का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन वो जानता था कि वो यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। इसलिए उसने कटोरा नीचे रखा और कहा, अगर ऐसा है तो मुझे पहले वापस जाना चाहिए। गुरुदेव, द्वितीय गुरुदेव, आपका शिष्य विदा लेता है। उसकी आवाज़ रुक गई और फिर वह दरवाजे की ओर मुड़ा और मुट्ठियां भींचकर जोर से चिल्लाया। जूनियर ने गुरु को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। आवाज़ तो आई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वांग गनफेंग हल्के से हंसे, अपना हाथ उठाया और बुद्ध मोतियों से फुसफुसाए, मैं ग्रेट लियांग गांव वापस जाना चाहता हूँ। उसके कानों में एक स्पष्ट स्त्री स्वर गूंजा और भिक्षु का कमरा, मोमबत्ती की रोशनी, भिक्षु और बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे गायब हो गए। उनकी जगह ग्रेट लियांग गांव में उसके घर के जाने पहचाने साज सामान ने ले ली। युवक ने एक लंबी सांस छोड़ी, जिससे सफ़ेद हवा की एक लंबी धारा बाहर निकली। अचानक उसे ठंड ने घेर लिया, जिससे वह हल्का सा कांपने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में लगी आग वाकई बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। ठंड तो नहीं थी, लेकिन गर्म वातावरण से अचानक आया ये बदलाव बहुत ही अचानक था। हालांकि बाहर अभी भी अंधेरा था, वह शाओलिन में काफ़ी देर तक सो चुका था और अब उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि शेड के नीचे काला भालू पहले से ही गहरी नींद में सो रहा था और हरे बालों वाला घोड़ा। शोर सुनकर सतर्क हो गया, उसने आंखें खोलीं, लेकिन वांग गनफेंग को देखते ही बेपरवाही से फिर से बंद कर लीं। आसमान में काले बादल छा गए थे और बर्फ के टुकड़े नीचे गिरने लगे थे। कैलेंडर के अनुसार नवंबर की शुरुआत लगभग समाप्त हो चुकी थी। वांग गनफेंग को अचानक ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने से जाग गया हो। वह अपने गुरु से मई में मिला था, जब मौसम अभी भी गर्म था। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया और उस अजीब से दौर के साथ वह वास्तव में 1 साल से भी ज़्यादा समय से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। उसने गुरु यंग की पहली परीक्षा पास कर ली थी, उसकी लंबाई बढ़ गई थी और उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ गई थी। ये सचमुच एक सपने जैसा था। वांग गनफेंग ने एक गहरी सांस ली, घर में कुछ सूखी लकड़ियां लाईं और चूल्हे की आग फिर से सुलगा दी। जलती हुई लपटों को देखते हुए उसने अपनी आंतरिक क्यूई को इकट्ठा किया और उसे अपने अंगों और शरीर में फैला दिया और पिछले 6 महीनों की अपनी मुलाकातों को याद करने लगा। ज़ियाहो जुवान, हुआनफू जियोंग, लियू वुकियू, जू किनशुंग और वह मूर्ख काला भालू, और साथ में झाओ शियुजी नाम का वह लड़का जो अक्सर वहां आता रहता था। उस युवक के बारे में सोचते हुए वांग गनफेंग हल्के से हंसा। उस दूसरे का व्यवहार सचमुच कुछ बनावटी और बचकाना था। हालांकि वह कुछ समय से दिखाई नहीं दिया था, शायद हार मान चुका था। चूल्हे की आग बढ़ने के साथ ही वांग गनफेंग उठे, बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गए और गहरी और लयबद्ध सांस लेने लगे, साधना में डूब गए। कैलेंडर के अनुसार नवंबर की शुरुआत हो चुकी थी। अगले नए साल की पूर्व संध्या तक 50 दिन से भी कम समय बचा था। ग्रेट लियांग गांव जैसी जगह में पुराने को अलविदा कहने और नए के स्वागत का माहौल अभी भी रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे छिपा हुआ था, जिसमें अंतर्धाराएं शांति में लौटने से पहले चुपचाप बह रही थीं। हालांकि काउंटी सिटी में ये वांग गनफेंग के स्टोव में लगी आग की तरह था, जो पहले से ही जल रही थी और धीरे धीरे बढ़ रही थी। दर्जी की दुकानों ने नए कपड़े बनाने शुरू कर दिए, विक्रेताओं ने गठबंधन बनाए, त्योहारों के मौसम में बड़ा लाभ कमाने के लिए अच्छे माल का भंडार करने की तैयारी की, और दूर के रिश्तेदार विभिन्न कारणों से आने लगे, जैसे दूसरे काउंटी शहर में झाओ शियुजी के चाचा का परिवार। उसके कमरे में उससे 2 साल छोटा एक लड़का किताब का आखिरी पन्ना पलट रहा था, खुशी से अपने होठों को चटकाते हुए कह रहा था, भाई जियोजी, आपकी किताबें बहुत दिलचस्प हैं। मुझे कभी नहीं पता था कि किताबें इतनी आकर्षक हो सकती हैं। वे पढ़ने से रुकती ही नहीं। झाओ शियाओजी ने टेल्स ऑफ द गैलेंट यंग के कवर पर नज़र डाली और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, बच्चे। ये किताब मेरे पास मौजूद सबसे रोमांचक किताबों में से एक है। इसके अंदर के अनुभव इतने उतार चढ़ाव से भरे हैं कि उन्हें रोकना नामुमकिन है। अगर मुझे भी ऐसे अनुभव मिल सके तो मैं खुद एक मास्टर बन सकता हूँ। अचानक बगल से एक तिरस्कार भरी खर्राटों की आवाज़ आई, जिसने झाओ शियाओजी की झुंझलाहट को और भड़का दिया। उसने बगल में घुटनों के बल बैठे सफ़ेद वस्त्रधारी युवक को घूरा और कहा, किनफेई, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो कह दीजिए। निष्क्रिय आक्रामक टिप्पणियां बंद कर दीजिए। सफ़ेद शर्ट वाले युवक ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर उदासीनता से देखते हुए कहा, इसमें विवाद करने लायक कुछ नहीं है। झाओ जियुजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह खड़े होकर बोले, क्या कहा आपने? लगभग 10 साल का वह बच्चा जल्दी से उठा और दोनों भाइयों के बीच में आकर एक तरफ से दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए बोला, लड़ो मत, कृपया लड़ो मत। हमें एक दूसरे से मिले हुए बहुत समय हो गया है। झाओ जियुजी ने उस बच्चे के गोल मटोल चेहरे को रगड़ा जो करीब आ गया था। सफ़ेद शर्ट वाले उस युवक को घूर रहा था जो उसके साथ कभी नहीं रहा था, फिर कुछ प्रयास के बाद बैठ गया और कहा, जियोंग की खातिर मैं ये बात तुम्हारे खिलाफ नहीं रखूंगा।
युवक ने आंखें खोली और होंठ भींच लिए। उसे लगा कि शायद अभी उसे बहुत ठंड लग रही थी। कुछ सोचने के बाद उसने समझाना शुरू किया, मार्शल आर्ट के मार्ग में प्रवेश के लिए शॉर्टकट हो सकते हैं, लेकिन सच्चा गुरु बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने पहले पुस्तक को सरसरी तौर पर पढ़ा था, और वे तथाकथित आध्यात्मिक औषधियाँ जो एक खुराक में 60 वर्षों की शक्ति प्रदान करती हैं, केवल जियांगू के शीर्ष 10 सबसे खतरनाक स्थानों में ही दिखाई दे सकती हैं। यहाँ तक कि साधारण स्वामी भी यदि वे प्रवेश कर जाएं तो नष्ट हो जाएंगे। फिर उस युवक की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसमें मुर्गे को बांधने की भी ताकत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई सहस्राब्दी पुरानी औषधीय जड़ी बूटी का सार आत्मसात करना चाहता है तो उसके पास पहले से ही मध्य तृतीय श्रेणी की शक्ति होनी चाहिए, और इसके अलावा उसे एक मजबूत शरीर वाला बाहरी प्रकार का गुरु होना चाहिए, और कम से कम 3 उच्च स्तरीय गुरुओं की सहायता प्राप्त होनी चाहिए। अन्यथा टुकड़े टुकड़े हो जाने की अत्यधिक संभावना है। दूसरा, अमृत पीकर अद्वितीय शक्ति बनना। अमृत उपयोगी तो हैं, हाँ, लेकिन वे केवल सहायक हैं। वे कठिन प्रशिक्षण के लिए आवश्यक समय को कम कर सकते हैं, लेकिन वे इसकी आवश्यकता को पूरा नहीं करते। औषधि शक्ति अंधी और बुद्धिहीन होती है। इसे मेरिडियन में अनियंत्रित रूप से फैलने और विचलन की ओर ले जाने से रोकने के लिए अधिक ध्यान और प्रयास की आवश्यकता है। अमृत का प्रभाव जितना अधिक शक्तिशाली होगा, शरीर और मन की स्थायित्व की मांग उतनी ही अधिक होगी। मेरे गुरु ने एक बार कहा था, केवल अदम्य इच्छाशक्ति से ही कोई व्यक्ति भारी अवसरों का सामना कर सकता है, अन्यथा वह केवल अवसर का एक हिस्सा है, और बिना साधन के बहुमूल्य खजाने को धारण करना एक अपराध है, जिससे व्यक्ति को अपना जीवन व्यर्थ में गंवाना पड़ता है। जहां तक इस दावे का सवाल है कि कोई व्यक्ति गुफा में कई वर्षों तक एकांत प्रशिक्षण के बाद दुनिया में अद्वितीय बन सकता है, तो ये पूरी तरह असंभव है, क्योंकि युवक अपने पहले के व्यवहार के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए अपने 3 साल के ज्ञान के आधार पर विस्तार से समझाने लगा। हालांकि उसे यह एहसास नहीं था कि वह जितना गहराई से और प्रामाणिकता से समझा रहा था, झाओ श्याओजी का चेहरा उतना ही भद्दा होता जा रहा था। उसका चेहरा राख जैसा हरा हो गया, और अचानक उठकर उसने ठंडे व्यंग्य से उसकी ओर देखा और कहा, वाह, तुम तो कमाल हो। ये बदकिस्मती की बात है कि मेरे घर पर दुनिया से बाहर के कुछ ऐसे विशेषज्ञ रहते हैं जिन्हें तुम तुच्छ समझते हो। अपनी इतनी सारी क्षमताओं के बावजूद तुमने तो बस बातें करना ही नहीं सीखा है ना। केनफेई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि उसके नेक इरादे से दिए गए स्पष्टीकरण का नतीजा उसे अपमानित करने के रूप में मिला है। उसके चेहरे पर थोड़ी ठंडक थी। उसने कहा, तो फिर आप क्या प्रस्ताव रखते हैं? आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, इसे साबित करने के लिए एक मैच क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह ... अच्छा, इस बार बच्चा उन्हें रोक नहीं सका। दोनों भाई, जो लगभग बचपन से ही झगड़ते आ रहे थे, ठंडे चेहरे के साथ प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़े। झाओ शियुजी ने अपने 5 गुरुओं को बुलाया। हालांकि तलवार से दुश्मनों पर वार करने वाला महागुरु वहां नहीं था, फिर भी उसने सोचा कि बचे हुए कुछ गुरु उस घमंडी किन्फी को सबक जरूर सिखा सकते हैं। तभी उसने देखा कि सफ़ेद कमीज वाला एक युवक बायां हाथ पीछे करके खड़ा है, एक हाथ से दुश्मन का सामना कर रहा है और बड़ी आसानी से एक के बाद एक अंतःप्रिय विशेषज्ञों को जमीन पर गिरा रहा है। पहले तो उसके चेहरे पर हल्का सा झटका लगा, जो बाद में और भी बदसूरत होता गया। झाओ श्याओजी के बगल में खड़े आखिरी बुजुर्ग ने मंच पर चारों लोगों को चिल्लाते हुए देखा और उस युवक की ओर देखा जो ठंडा चेहरा और हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसने अपनी लार नीली, एक अजीब सी मुस्कान के साथ झाओ श्याओजी की ओर देखा और कहा, श्याओजी, तुम्हारे मालिक को आज थोड़ा ठंड लग रही है, क्या होगा? किसी और दिन। झाओ श्याओजी ने हताशा से अपना जबड़ा कस लिया। जियांगू की काल्पनिक कहानियों में डूबे होने के बावजूद उसे पता था कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। वह उठा और उस बूढ़े के बेशर्म चेहरे पर एक लात मारकर लड़खड़ा गया। उसका चेहरा गुस्से से और भी पीला पड़ गया। केनफेई ने अपना दाहिना हाथ नीचे किया और गंभीरता से अपने होंठ भींचते हुए कहा, तुम अब जवान नहीं रहे झाओ श्याओजी। एक ही कदम में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के अवास्तविक दिवास्वप्न देखना और अपने माता पिता और बड़ों को परेशान करना बंद करो। अगर तुम अभी से कदम दर कदम मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दो, भले ही तुम कुछ साल देर से ही सही, परिश्रम निरस्ता की भरपाई कर सकता है। अभी बहुत देर नहीं हुई है। हालांकि ये शब्द सांत्वना भरे थे, लेकिन उस पल झाओ श्याओजी की नज़रों में ये अपमान से ज्यादा कुछ नहीं थे। दांत पीसते हुए उसे अचानक किसी का ख्याल आया। एक युवा की उतावलेपन और गुस्से ने उसके निर्णय को धुंधला कर दिया और उसने बिना सोचे समझे बोल दिया, ये गिनती में नहीं आता। मैं एक बहुत ही युवा मार्शल आर्ट मास्टर को जानता हूँ। केनफेई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और देखा कि झाओ शियुजी के चेहरे पर अभी भी जिद्दी भाव था और ठंडे स्वर में कहा, एक युवा मास्टर, कितना कुशल। झाओ श्याओजी ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, उसके बारे में बात करते हुए डरिए मत, लेकिन वह अपनी नंगी मुट्ठियों से पहाड़ की कठोर लकड़ी को तोड़ सकता है और उसे नीचे ले जा सकता है।
वह हमेशा 100 पाउंड से ज्यादा वजन वाली जंजीरों में लिपटा रहता है और ऐसे चलता है जैसे कुछ हो ही ना। उसने उन जंजीरों से एक खूंखार काले भालू को भी वश में कर लिया था। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, किनफेई को और भी ठंड लगने लगी। वह धीरे धीरे झाओ श्याओजी की ओर बढ़ा, जिससे झाओ श्याओजी को थोड़ी बेचैनी हुई। जब सफ़ेद कमीज वाला युवक झाओ श्याओजी से 3 कदम दूर रुका तो उसके लटकते दाहिने हाथ की उंगलियां फड़की और फिर उसने धीरे से उन्हें मुट्ठी में भींच लिया और उदासीनता से कहा, लकड़ी। हाँ, मेरे कमरे में नया बना फर्नीचर उसकी मुट्ठियों से चकनाचूर हो गया। उद्धरण चिन्ह ... कहाँ है वह? इस बिंदु पर झाओ श्याओजी का गुस्सा वास्तव में काफी हद तक शांत हो गया था, लेकिन स्थिति धनुष जैसी खींची हुई थी, इसलिए वह कमजोरी दिखाने से हिचकिचा रहा था। किनफेई की ओर देखते हुए, जिसकी आभा वैसी ही जानलेवा थी जैसी किताबों में वर्णित है जब उसने कुछ ही क्षण पहले कई आदमियों को पलट दिया था, झाओ ने दृढ़ता से कहा। ग्रेट लियांग गांव में फिर से तिरस्कार और आत्मसंतुष्टि का दिखावा करते हुए उसने अपनी थोड़ी उठाई और उसे दूसरे की ओर बढ़ाते हुए कहा, क्या अभी भी तुम्हारे पास जाने की हिम्मत है? किनफेई ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें तीखी और ठंडी थीं, जिससे झाओ पीछे हट गया और उसके दिल में एक सिहरन सी महसूस हुई। जब उसे सामने युवक दिखाई नहीं दिया तो उसने पीछे से एक आवाज़ सुनी, क्यों नहीं जाते? झाओ श्याओजी को अपने सिर पर हल्की झुनझुनी और किसी भयानक दुर्घटना के होने की आशंका से हल्की घबराहट महसूस हुई। किनफेई पहले ही उसके पास से गुजर चुकी थी और जोर से चिल्लाए, आदा आहेर। सेवकों के बीच से 2 लंबे और मजबूत आदमी आगे बढ़े और मुट्ठी बांधकर चुपचाप झुके। इस बार लाए गए दस्ताने ले आओ। दोनों हटे कट्टे आदमियों ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर तेजी से दूर चले गए, मानो उनके पैरों तले जमीन में लहरें उठ रही हों। कुछ ही पलों में वे वापस लौटे, दोनों के हाथ में एक एक डिब्बा था। किनफेई ने लापरवाही से एक डिब्बा खोला और काले रेशमी अस्तर के भीतर एक जोड़ी दस्ताने थे, बहुत ही चिकने, इतने की पूरी बांह ढक सकें। ये सामग्री सोने और जैद से बनी थी, जो पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती थी तथा मुक्कों और हथेली के प्रहारों की शक्ति को बढ़ाती थी। कर्कश बजती ध्वनि के बीच किनफेई ने अपने अग्रभागों पर दस्ताने पहने, उन्हें समायोजित करते हुए उसने लापरवाही से आदेश दिया, दूसरे सेट को दूर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों मेरे साथ आओ, इसे एक उपहार समझो। आदा, सीधे मावान के पास जाओ और 300 टेल चांदी ले लो, मुझे एक दोस्त से मिलने के लिए इसकी ज़रूरत है। साथ ही साधना सामग्री से एक जोड़ी पुरानी पहाड़ी जिनसिंग और 3 भाग रक्त जैद मरहम भी ले लो। झाओ जियोजी की अभिव्यक्ति थोड़ी जम गई। यद्यपि यह उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन यह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना शरीर घुमाया और सफ़ेद वस्त्र पहने किनफेई को अपने हाथों के दस्ताने ठीक करते देखा। सर्दियों की धूप में उसका रूप और भी निखर गया। किन ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि मैं उसे साफ कर दूंगा? हम। झाओ श्याओजी ने चुपचाप सिर हिलाया। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? किनफेई ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शांति से दस्ताने ठीक करते हुए कहा, उस बढ़ई को पता होगा कि आप उस युवक की प्रशंसा करते हैं, इसलिए उसने मुट्ठी के निशान वाली एक कलाकृति बनाई है जिसमें झील जैसा पानी डाला गया है। यह एक बात है। दूसरी बात, आपका वर्णन निराधार नहीं है। जियांगू में साधना की ऐसी विधियां वास्तव में मौजूद हैं। मैं जियांगू में ठगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं लापरवाह और मूर्ख हूं। एक मार्शल कलाकार को सबसे पहले सद्गुणों की स्थापना करनी चाहिए, अन्याय में हस्तक्षेप करना चाहिए और ठगों से निपटना चाहिए, लेकिन ताकत में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए और हर जगह दुश्मनों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक साधारण बढ़ई भी आपके भीतर के संघर्षों को देख सकता है। आप भविष्य में अपने पारिवारिक व्यवसाय को कैसे संभालेंगे? खेलकूद में लिप्त रहने से 1 इंच भी आगे बढ़े बिना ही मार्शल आर्ट में अपना उद्देश्य खो देता है और व्यक्तिगत आचरण बच्चों की तरह भोला भाला रह जाता है। आजियाओ भी इसे तुमसे बेहतर समझता है। तुमने पहले जो कहा, अनजाने में ही सही, तुमने पहले ही कलह पैदा कर दी है, मुझे मारने के लिए तलवार की तरह इस्तेमाल किया है। अगर आज तुम मेरे चचेरे भाई न होते। किन रुका और झाओ जियोजी की ओर देखते हुए बोला, तुम मेरी मुट्ठी के नीचे मारे गए होते। हालांकि ये आखिरी 4 शब्द शांति से कहे गए थे, झाओ श्याओजी की रीढ़ की हड्डी में एक अवर्णनीय सनसनी दौड़ गई, जिससे उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। उस पल उसे लगा जैसे उसे वह काला भालू दिखाई दे रहा है जो 1 महीने पहले उस पर दहाड़ा था। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, उसके पैर कमजोर पड़ गए। वह सहज रूप से 2 कदम पीछे हट गया, 2 बार निगला और हकलाया, नहीं, अब और लड़ाई नहीं। फिर तुम क्या करोगे? किसने कहा कि अब और लड़ाई नहीं होगी? किनफेई ने अपनी नज़रें हटा लीं, अपना दाहिना हाथ घुमाया, एक भारी फुसफुसाहट की आवाज़ निकाली और ठंडे स्वर में कहा, ऐसे व्यक्ति के लिए जो कठिन परिश्रम करके परिश्रम करता है, यदि उसके सामने कोई सुंदरी भी खड़ी हो तो वह केवल हड्डियां ही होती है।
वांगशियान काउंटी में कई दिन बिताने के बाद जब तक मेरी मुलाकात इस आदमी से नहीं हुई तब तक काफ़ी नीरस था। मैं ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता था? एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते मार्शल आर्ट्स के जरिए दोस्त बनाना स्वाभाविक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या वो आज उपलब्ध है या अभी उससे संपर्क करना अपमानजनक होगा। बोलते बोलते उसके स्वर में संदेह उभर आया। हालांकि तब तक दा एक ब्रोकेट का डिब्बा लेकर आ चुके थे, इसलिए उसने ज्यादा सोचने का फैसला नहीं किया और अपना सिर घुमाकर एक नाजुक से दिखने वाले छोटे लड़के से धीरे से बोला, अक्सिया, तुम यही निवास में प्रतीक्षा करो। झाओ शियुजी की ओर देखते हुए, जिनका रंग थोड़ा पीला था, उन्होंने शांत स्वर में संक्षिप्त और सटीक बात कही। जिस तरह से आगे झाओ श्याओजी के दिल में एक कड़वाहट और एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई जब उसे एक ऐसे व्यक्ति ने, जिससे उसने कभी आंख नहीं मिलाई थी, अप्रिय लहजे में आदेश दिया। फिर भी वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा। आशियाओ नाम का वह बच्चा अपने बड़े भाइयों को जाते देख समझदार होने का नाटक करते हुए भरता हुआ बोला, अब कितनी बार हो चुका है। हर कोई अपनी उम्र के बावजूद अभी भी इतना अपरिपक्व है। अपने हाथ पीठ के पीछे करके छोटा बच्चा किसी बड़े की नकल करते हुए अपने कमरे में वापस चला गया, जहां उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और अचानक बहुत फुर्तीला हो गया। उसने अभ्यास के साथ झाओ श्याओजी के कमरे में छानबीन की, कागज, स्याही, ब्रश और स्याही का पत्थर ढूंढा और कुर्सी पर उछल पड़ा। ब्रश उठाकर और हल्की सांस छोड़ते हुए उसने एक सफ़ेद कागज पर बड़े करीने से लिखा, बहन यू ए, जो बिल्कुल परी जैसी दिखती हैं, मुझे आशा है कि आज आपके साथ सब कुछ ठीक होगा। भाई ने बहन की सुंदरता की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक लकड़हारे की तुलना में एक सुंदरी हड्डियों के ढेर के समान अप्रिय है। डॉट 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 डॉट। ग्रेट लियांग गांव में जियांग शॉय के कमरे से जीथर की मधुर ध्वनि आ रही थी, जिससे वहां से गुजरने वाले ग्रामीण अपनी गति धीमी कर ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। जब वे टिड्डी वृक्षों से भरी पुरानी सड़क से गुजरे तभी उन्होंने प्रशंसा व्यक्त की, श्री जियांग का जिथा संगीत अभी भी बहुत सुखद है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मुझे आश्चर्य है कि क्या हुआ है। ऐसा लगता है कि श्री जियांग आज बहुत अच्छे मूड में हैं। एक जिज्ञासु दर्शक ने पूछा, आपको कैसे मालूम? बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसते हुए कहा, इस बुजुर्ग ने भी थोड़ी यात्रा की है। हालांकि मिस्टर जियांग के गाने नहीं बदले हैं और पहले की तरह ही सुंदर हैं, लेकिन धुन स्पष्ट रूप से अधिक तीखी हो गई है, जो निश्चित रूप से अच्छे मूड का संकेत है। ओह, मैं समझा। चाचा झांग, आप सचमुच बहुत चतुर हैं। बधाइयों के दौर के बाद जब बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे गिरने लगे तो वे अजीब मौसम के बारे में धीरे से बातें करने लगे और जल्दी जल्दी घर चले गए। रुई जैसी मुलायम बर्फ टिड्डे के पेड़ पर जम गई और धीरे धीरे आंगन में जमा हो गई। जीथर से आ रहा संगीत धीमा पड़ गया और धीरे धीरे कम होता गया, जिससे दूर तक तैरती हुई धीमी ध्वनियां निकल रही थीं जो उनके रास्ते में अदृश्य थीं। जियांग शॉय ने अपना हाथ उठाया, पास में रखा एक चाय का कप उठाया और एक घूंट भरते हुए कहा, बुरी नहीं है, ये चाय वाकई अच्छी तरह से बनी है। हालांकि अभी भी थोड़ी सी खुरदरी है, लेकिन अब ये पीने योग्य है। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं महोदय। जियांग शॉय ने अपना सिर हिलाया, उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और उसने धीरे से कहा, लेकिन आपकी रचना, स्वर्गीय प्रकाश और छाया की तुलना में यह अभी भी कई स्तर पीछे है। संगीत कुछ देर के लिए रुका और नीले रंग की पोशाक पहने एक युवक उसके सामने पालथी मारकर बैठ गया। उसके हाथ हल्के से सितार के कांपते तारों पर टिके हुए थे, उसका शरीर मोटी जंजीरों से बंधा हुआ था, वह चट्टान की तरह अडिग खड़ा था। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, धूल रहित स्वच्छ धारा की तरह। उसने धीरे से कहा, यह आपके अच्छे शिक्षण के कारण है सर। जियांग शॉय चुप रहे, चाय की चुस्की ली, फिर मुस्कुराए और बोले, आप 1 महीने से केवल यही हिस्सा सीख रहे हैं, आप और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वांग एनफेंग ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, क्या आपने नहीं कहा था श्रीमान कि सितार सीखना केवल व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए है, ताकि समायोजन में अपने हृदय को प्रतिबिंबित किया जा सके? चूंकि यह व्यक्तिगत आनंद के लिए है, इसलिए इसमें न तो बहुत कुछ चाहिए, न ही थोड़ा। इसके अलावा यह एक टुकड़ा अभी भी आपके स्तर से बहुत दूर है महोदय। मैं शायद ही ये दावा कर सकता हूं कि मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है, फिर मैं और अधिक की आकांक्षा कैसे कर सकता हूं? जियांग शॉय के होंठ थोड़े से फड़क गए, फिर भी विरोधाभासी रूप से उसने फिर पूछा, लेकिन आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, अपनी ताकत को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, कोई भी तकनीक बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए। तकनीकें सीखना आसान हो सकता है, लेकिन मानसिक स्थिति प्राप्त करना कठिन है। ये सुनकर विद्वान खुशी और प्रशंसा से भरी हंसी रोक नहीं सका। कुछ क्षण बाद जब उसकी हंसी थम गई तो जियांग शॉय ने अपने सामने खड़े युवक की ओर देखा और कहा, आप दहलीज में प्रवेश कर चुके हैं। मास्टर की दीवार कई रेन ऊंची है, कोई उसका द्वार ढूंढकर अंदर नहीं जा सकता। एक बार प्रवेश करने के बाद कोई हॉल में कदम रखेगा
जियांग शॉई ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और देखा कि वांग इनफेंग प्राचीन गुकिन को वापस अपनी जगह पर रखने के लिए उठ खड़ा हुआ है। उसने हल्के से दबाते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया और युवक को रुकते देख मुस्कुराकर बोला, चूंकि तुम अंदर आ गए हो, ये गुकिन अब तुम्हारे लिए एक उपहार है, इनफेंग। हालांकि यह उन कलाकृतियों में से नहीं है जो ड्रैगन की दहाड़ और फीनिक्स की चीख के लिए प्रसिद्ध हैं, इसे मेरे एक अच्छे दोस्त ने हाथ से बनाया था। इसमें आम कारीगरों की कारीगरी में पाई जाने वाली एक खास कारीगरी का अभाव है, जो आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कैसे हो, क्या आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते? ये सुनकर वांग इनफेंग थोड़ा स्तब्ध रह गया। वर्तमान कन्फ्यूशियस स्कूल में, जो विश्व को शिक्षित करता है, विद्यार्थी अपने शिक्षकों को मिस्टर कहते हैं तथा जो उनसे बड़े और गुणवान हैं, उन्हें मास्टर कहते हैं। जब कोई गुरु अपनी निजी वस्तुएं, चाहे वह गुकिन हो, शतरंज हो, सुलेख हो, चित्रकला हो या ब्रश, कागज और स्याही जैसी लेखन सामग्री हो, किसी शिष्य को भेंट करता है, तो इसका अर्थ केवल उपहार से कहीं अधिक गहरा होता है। ये गुरु द्वारा आपको अपने शिष्य के रूप में सच्ची पहचान देने का प्रतीक है, जो उनकी विद्वत्तापूर्ण विरासत को ग्रहण करने में सक्षम है, न कि केवल एक शिष्य के रूप में जो शंकाओं का समाधान करता है। अपने हृदय में उमड़ती खुशी के साथ वांग इनफेंग ने प्राचीन गुकिन को सावधानी से मेज पर रखा, तेजी से खड़े हुए और सम्मान में झुकने का इरादा किया। हालांकि ये देखकर कि उनकी चाल थोड़ी अस्त व्यस्त थी और उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे, उन्होंने जल्दी से अपना चोगा ठीक किया और यह सुनिश्चित किया कि कोई असम्मानजनक बात न हो। फिर अंततः जियांग शॉई को प्रणाम करते हुए कहा, ऐसी स्थिति में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, गुरुजी, सिर्फ एक श्रीमान के रूप में नहीं। जियांग शॉई ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों ने फिर से संक्षिप्त बातचीत की और जियांग शॉई ने युवक को उन सवालों पर सलाह दी जो उसे अभी भी अपनी पढ़ाई से समझ नहीं आए थे। जैसे ही चाय ठंडी हुई, वांग इनफेंग विदा लेने के लिए उठा, लेकिन आज वह खाली हाथ नहीं था। उसके हाथ में अब एक भारी गुकिन का डिब्बा था। गुकिन को गोद में लिए वांग इनफेंग जियांग परिवार के आंगन से बाहर निकले और देखा कि गेट के बाहर सड़क पर पहले से ही सफ़ेद बर्फ की एक परत गिर चुकी थी। आसपास कोई पैदल यात्री नहीं था, फिर भी बर्फ के बीच में एक सफ़ेद वस्त्र पहने युवक खड़ा था, जो न जाने कब से वहां खड़ा था। उसके बालों के सिरे और कंधों पर बर्फ जमने लगी थी, जिससे युवक का चेहरा और भी नाजुक और धुंधला लगने लगा था। युवक के बगल में झाओ शियुजी खड़ा था, जो बहुत समय से नहीं आया था। एक बढ़िया रेशमी छाता जमीन पर पड़ा था। उसके पीछे दो खामोश, बलवान आदमी खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक एक जरी का बक्सा था। वांग इनफेंग को बाहर आते देख झाओ शियुजी की आंखें चमक उठीं। उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके बगल में सफ़ेद कपड़े पहने युवक आगे बढ़ा और मुठ्ठियां भींचते हुए बोला, मैं तियानहे काउंटी से किनफेई हूँ, यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ। वांग इनफेंग ने थोड़े आश्चर्य के साथ जवाब दिया, क्षमा मांगना? मुझे याद है, मैं इससे पहले कभी महामहिम से नहीं मिला। इसमें माफ़ी मांगने जैसी क्या गलती है? किनफेई ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि हम मिले नहीं हैं, इसलिए मैंने बिना निमंत्रण के मिलने की धृष्टता की। मैंने भाई वांग के असाधारण मार्शल आर्ट कौशल के बारे में सुना था और मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो सकी। मैं उनसे मिलने और कुछ दांव पेंच सीखने की इच्छा रखता था और जब बात बन जाए तो रुककर मार्शल आर्ट के जरिए दोस्ती बढ़ाना चाहता था। उसके सीधे सादे व्यवहार और बिना किसी दिखावे के ईमानदार भाषण को देखकर वांग इनफेंग को उसके प्रति अपनापन महसूस हुआ। हालांकि जियांग शॉई ने उसे कुछ समय पहले ही चुप रहने की चेतावनी दी थी और कल ही शाओलिन मंदिर में यह एहसास होने के बाद कि उसके अपने कौशल काफ़ी सामान्य हैं, वह सचमुच किसी लड़ाई में शामिल होने का इच्छुक नहीं था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वांग इनफेंग हूँ। चूंकि भाईकिन और भाई झाओ मेहमान के रूप में इतनी दूर से आए हैं, आज भारी बर्फबारी को देखते हुए क्यों ना आप मेरे घर आकर एक कप चाय पीकर खुद को गर्म कर लें। किनफेई ने अपना मुंह खोला, शब्दों में विनम्र इनकार को महसूस किया और कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद कहा, उद्धरण चिन्ह ... तो मैं भाई वांग पर ये थोपूंगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। वांग इनफेंग हल्के से मुस्कुराया और अपने घर की ओर आगे बढ़ा। किनफेई उसके पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की निराशा झाओ शियाओजी को भी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके दिल में जो पछतावा था वह उसके चेहरे पर दिख रहे अफसोस से 10 गुना ज्यादा था। युद्ध प्रतियोगिता की इच्छा दो व्यक्तियों के बीच का मामला है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह कौशल का आदान प्रदान करना चाहता था। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा इसके लिए राजी हो जाएगा। उत्साह से पहुंचकर निराश होकर लौटना स्वाभाविक रूप से पछतावे का कारण बनता है। हालांकि उसे अफसोस हो रहा था, फिर भी वह हमेशा की तरह वांग इनफेंग से बातें करता और हंसता रहा। अचानक उसके पैर को खाली जगह मिली और वह एक तरफ झुक गया और अनजाने में एक गड्ढे में गिर गया। उसका ध्यान भटक गया था और उसने अपने कदमों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते थोड़ी देर लड़खड़ाने के बाद उसने जल्दी से अपना संतुलन वापस पा लिया। लेकिन जैसे ही उसका दाहिना पैर जमीन पर पड़ा, उसका शरीर धंस गया और अचानक बर्फ के एक गहरे गड्ढे में जा गिरा।
वह कुछ देर के लिए रुका और अब उसे एहसास हुआ कि गड्ढा छोटा नहीं था, बल्कि मोटी बर्फ से ढका हुआ था, जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। वान गनफेंग थोड़ा चौंककर पीछे मुड़े और माफ़ी मांगी। देहात में सड़कें स्वाभाविक रूप से ऊबड़-खाबड़ होती हैं। मुझे उम्मीद है कि भाई किन मुझे माफ़ कर देंगे। ये कुछ भी नहीं है। मैं यह नहीं देख रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। किन फेई ने सहजता से जवाब दिया, लेकिन बात खत्म होते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वान गनफेंग हंसा और आगे बढ़ने के लिए मुड़ा। इसी बीच वह युवक धीरे से पीछे मुड़ा, उसकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं, लगभग एक जैसे पैरों के निशानों पर। चाहे वह समतल जमीन हो या गड्ढे, गहराई एक समान थी, कोई असामान्यता नहीं दिख रही थी, जो उसके अपने गड्ढे जैसे पैरों के निशानों से बिल्कुल विपरीत थी। झाओ श्याओजी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, फिर भी वह वान गनफेंग के पीछे पीछे चला और उत्सुकता से अपने चचेरे भाई को देखने के लिए पीछे मुड़ा, उसे भी साथ आने का इशारा किया। दोनों बलवान किन फेई के सामने खड़े थे, आहदाने पैरों के निशान, और फिर उनका इंतजार कर रहे युवक को देखते हुए अपनी आवाज़ धीमी की और गंभीरता से कहा। उसके पास हल्कापन कौशल है, जिसका स्तर अज्ञात है, लेकिन ये पहले से ही चरम दक्षता तक पहुंच चुका है, जैसे कि एक धधकती आग शुद्ध नीले रंग में बदल गई हो। केवल हल्केपन के कौशल से, युवा स्वामी, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। किन फेई ने धीरे से सिर हिलाया और वान गनफेंग की ओर देखा, जो आगे इंतजार कर रहा था। उसके शरीर में कम से कम 200 किलो वजन की जंजीरें बंधी थीं। उसके हाथ में जो पुराना जिथा था, वह भी कोई हल्का बोझ नहीं था। फिर भी इतने वजन के बावजूद बर्फ पर उसके कदम किसी आम इंसान से अलग नहीं थे। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था और बेफिक्र दिख रहा था। शुरुआत में थोड़ा अफसोस हुआ। किन फेई तेजी से वान गनफेंग के पास पहुंचा, जिसने कोई पूछताछ नहीं की, बस गांव के किस्से सुनाकर बात आगे बढ़ा दी। ग्रेट लियांग गांव अपने आप में ज्यादा बड़ा नहीं था और वे जल्द ही वान गनफेंग के घर के सामने वाले आंगन में पहुंच गए। उस युवक ने अपने पैर से लकड़ी का दरवाज़ा खोला, जिससे एक साफ सुथरा आंगन दिखाई दिया। आंगन में ज्यादा कुछ अस्त व्यस्त नहीं था, बस 2 फूस की झोपड़ियां थीं। एक के नीचे एक मोटा काला भालू गहरी नींद में सो रहा था, जबकि दूसरी में एक सुंदर घोड़ा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुनहरी सी थीं, जो आवाज़ और वान गनफेंग वगैरह की तरफ अपना सिर घुमाए हुए था। उसकी निगाहें बिजली की तरह ठंडी और चुभने वाली थीं, जिससे किन फेई थोड़ा चौंक गई। और वान गनफेंग पहले से ही मुस्कुरा रहे थे और पूछ रहे थे, आज तुम कैसे हो घोड़े? घोड़े ने धीरे से और प्यार से हिनहिनाया, जिससे युवक हंस पड़ा, कुछ और बोला, और फिर धीरे से पुराना सितार नीचे रख दिया। उसने दरवाज़ा और खोला और पीछे खड़े लोगों से कहा, कृपया अंदर आएं। किन फेई ने घुसपैठ के लिए माफ़ी मांगी तो सबसे पहले वह अंदर आया, उसके बाद बाकी लोग भी घर में दाखिल हुए। फिर वान गनफेंग ने बाहर की बर्फीली हवाओं से बचने के लिए दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर का सामान बहुत कम था, बहुत सादा, बस बिस्तर ही नया था। बाकी सब पुराना था, जिस पर लंबे समय के इस्तेमाल के निशान थे। वान गनफेंग ने उन्हें बिठाया, आग जलाई और पानी उबाला, और धीरे धीरे बातें करते रहे। किन फेई ने कई बार अप्रत्यक्ष रूप से वान गनफेंग की मार्शल आर्ट के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा बात टालते रहे। पानी उबलने पर चाय लाते हुए युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पहली बार है जब हमारे यहाँ इतने सारे मेहमान आए हैं और हमारे पास चाय के कप भी कम पड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन मोटे चीनी मिट्टी के कटोरे इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। भाई वान बहुत विनम्र हैं। वान गनफेंग मुस्कुराए और चीनी मिट्टी के कटोरे वापस ले लिए। जियांग शॉय की पत्नी से सीखी उनकी चाय बनाने की तकनीक जटिल नहीं थी, बल्कि सादगी और प्रामाणिकता पर केंद्रित थी। देखने वालों को कोई फर्क नजर नहीं आया, यहाँ तक कि किन फेई भी चुपचाप आसपास का नज़ारा देख रही थी। किताबें बहुतायत में थीं, जो सामान्य बात थी, क्योंकि कन्फ्यूशियस संप्रदाय शिक्षा को महत्व देता था और उस युग में बहुत कम लोग अशिक्षित थे। इसके अलावा वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ लग रहा था, जिससे वान गनफेंग की असली ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किन फेई के पहले के उत्साह पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो, जिससे उसका जोश ठंडा पड़ गया हो। तभी चाय की खुशबू धीरे धीरे हवा में फैल गई, जिससे किन फेई का मन शांत हो गया। उन्हें लगा कि शायद वो बहुत अधीर हो गए हैं। जल्द ही उनके सामने चाय के सूप का एक कटोरा रख दिया गया। कटोरा काला था, जिससे उसके अंदर की चाय अंबर सा साफ दिखाई दे रही थी। वान गनफेंग ने सिर्फ अपने और झाओ श्याओजी के लिए ही चाय नहीं बनाई थी। पानी की मात्रा बस 5 कटोरी साफ चाय के लिए काफ़ी थी, और दोनों बलवानों को भी एक एक कटोरी मिली। किन फेई ने धीरे से चाय का घूंट लिया, एक पल के लिए चौंका, रूखापन कम होता महसूस किया और उसके दिल में एक हल्का सा झटका लगा। उसने आंखें उठाकर देखा कि वान गनफेंग ने आखिरी कटोरी चाय तो उंडेल दी, लेकिन उसे पिया नहीं। हैरान होकर उसने पूछा, भाई वांग, आप शराब क्यों नहीं पी रहे हैं? मेहमान दूर से आए हैं, चाय मेहमान के लिए ही हो। बोलते बोलते वान गनफेंग की नज़र एक खाली से लगने वाले क्षेत्र की ओर पड़ी।
हालांकि वहां कोई नहीं था, फिर भी उसे एक असहज सी अनुभूति हुई। यह अनुभूति उस पर लक्षित नहीं थी, लेकिन उसे बार बार मास्टर यंग की पिछली रात की ठंडी, घेरने वाली आंखें याद आ रही थीं। इस तरह की तीव्र शारीरिक प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करना पूरी तरह असंभव था। किन फेई जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। इसी बीच नीली कमीज वाला युवक उठ खड़ा हुआ था, उसकी जंजीरें धीरे से खनक रही थीं और उसने हाथ से किसी खाली जगह की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, मेरा भाई किन को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है और घर के बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते। जब आपने खुद को पहले ही प्रकट कर दिया है तो अब क्यों छिप रहे हैं? बाहर ठंड है, बेहतर होगा कि एक कप गर्म चाय पी ली जाए। जैसे ही आवाज गूंजी, झाओ जियोजी को छोड़कर सभी के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद एक बुजुर्ग चुपचाप किनफेई के पीछे प्रकट हुए, लगभग 50-60 साल के, ताओवादी वस्त्र पहने, सौम्य चेहरे वाले। अपनी घोड़े की पूंछ जैसी मूंछें घुमाते हुए उन्होंने वान दिनफेंग की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि उस युवा आम आदमी ने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं बिना अशिष्टता के अपना परिचय कैसे दे सकता हूँ। झाओ श्याओजी स्तब्ध रह गए और किनफेई, जो पहले से ही बैठे थे, अचंभित रह गए। उनकी आंखें क्षण भर के लिए चमक उठीं। वह अचानक एक शिष्य के अभिवादन में हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लेकिन इससे पहले कि वह झुक पाते, ताओवादी ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठा लिया। झुकना जारी न रख पाने के कारण वृद्ध व्यक्ति ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, फिर वान दिनफेंग की ओर मुड़कर बोले, मैं जुवान चेंगजी हूँ। युवा आम आदमी विनम्र है। वान दिनफेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, मुझे पता ही नहीं चला कि वह कोई बुजुर्ग है। किसी भी तरह की लापरवाही के लिए कृपया मुझे माफ़ करें, कृपया बैठ जाएं। बूढ़े ताओवादी ने सिर हिलाया। हालांकि उसने किनफेई के शिष्टाचार को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसने किनफेई की सीट की पेशकश को अस्वीकार नहीं किया और वह किनफेई की जगह पर बैठ गया, जबकि सफ़ेद वस्त्र पहने युवक उसके पीछे सम्मानपूर्वक खड़ा था। उसकी हथेलियां हल्की सी कांप रही थीं। जुवान चेंगजी ने चाय का कप स्वीकार किया, एक घूंट लिया और प्रशंसा की। वास्तव में यह अच्छी मानसिक स्थिति है। बड़े साहब मेरी चापलूसी करते हैं। बूढ़ा बस हंसा, चुपचाप चाय की चुस्कियां लेता रहा और आगे कोई बातचीत शुरू नहीं की। चूंकि वह बुजुर्ग था, इसलिए माहौल, जो पहले काफी सौहार्दपूर्ण था, अब धीरे धीरे बदल गया। इसके साथ ही झाओ श्याओजी का हतप्रभ व्यवहार और किनफेई की स्पष्ट आंतरिक उथल पुथल भी थी, जिसके कारण वह थोड़ी देर बाद ही वहां से चला गया। जब विदा का समय आया तो सफ़ेद कपड़े पहने युवक ने अपने पास खड़े गार्ड से एक ब्रोकेड बॉक्स लिया, उसे पलट दिया और वांग दिनफेंग को देते हुए कहा, भाई वांग, आज हमारी मुलाकात अचानक हुई, कृपया बुरा न माने। ये हमारे सम्मान का एक छोटा सा प्रतीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका तिरस्कार नहीं करेंगे। बोलते बोलते उसने ब्रोकेड का डिब्बा खोला तो उसमें लाल मखमली कपड़े पर रखी चांदी की सिल्लियों का ढेर दिखाई दिया, जो आंखों को चौंधिया देने वाला था। वांग दिनफेंग क्षण भर के लिए अचंभित रह गया और तुरंत मना करने लगा, लेकिन किनफेई ने अपने हाव भाव संभाले और ब्रोकेड का डिब्बा उठाकर आहेर को वापस दे दिया। उसने आहदा से एक और डिब्बा लिया और उसे फिर से देते हुए कहा, मुझे लगता है कि भाई वांग को धन की लालसा नहीं है। इस बक्से में रखी वस्तुएं केवल वे चीज़ें हैं जिनका मैं अपनी साधना में उपयोग करता हूँ, वे मूल्यवान नहीं हैं। कृपया इस बार मना मत करना। वांग दिनफेंग हिचकिचाए, क्योंकि दूसरे ने कहा था कि बार बार मना करना अशिष्टता होगी, इसलिए उन्होंने अनिच्छा से ब्रोकेड बॉक्स स्वीकार कर लिया और कहा, तो कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, भाई किन। ये कहकर वह मुड़ा और रसोई में चला गया। थोड़ी देर बाद एक चमकदार छोटा जार लेकर लौटा और उसे आगे बढ़ाते हुए बोला, ये व्यंजन मैंने खुद बनाया है, चावल के साथ यह बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया इसे एक पारस्परिक सम्मान समझकर स्वीकार करें। किनफेई ने जार स्वीकार करते हुए कहा, चूंकि यह भाई वांग ने बनाया है तो यह स्वादिष्ट ही होगा। धन्यवाद। तो अब हम विदा लेते हैं, भाई वांग। कृपया हमें बाहर न देखें। वांग दिनफेंग उन्हें तब तक जाते देखता रहा जब तक वे नज़रों से ओझल नहीं हो गए, फिर घर में वापस लौट गया। उत्सुकतावश उसने मेज़ पर रखे ब्रोकेड के डिब्बे को देखा और धीरे से उसे खोला। डिब्बा 2 परतों में बंटा था। सबसे ऊपरी परत में जिनसेंग की 2 जड़ें और 3 उत्तम चीनी मिट्टी की शीशियां थीं। निचली परत में काले रंग के दस्ताने थे जो सुव्यवस्थित डिजाइन के थे, सुरक्षा प्रदान करते थे, और परत दर परत धारदार धातु के किनारे थे जो आक्रमण करने के लिए तैयार एक निष्क्रिय बाज के समान थे, जो उनकी असाधारण गुणवत्ता को दर्शाता था। वांग दिनफेंग को विदा करने के बाद किनफेई और उसका समूह अपने घोड़ों पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़े। झाओ जियोजी के मन में सवालों की भरमार थी, लेकिन किनफेई का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा देखकर वह चुपचाप अपने चचेरे भाई से डर गया और अपने सवालों को मन में ही दबाए रहा। उनके कई घुड़सवार बर्फीले दृश्य को चीरते हुए सीधे काउंटी गेट से अंदर घुस गए और झाओ निवास तक वापस आ गए।
किनफेई ने उपेक्षापूर्वक आहदा और आहेर को चांदी के सिक्के दिए और उन्हें वापस जाने का निर्देश दिया। फिर वह तनावग्रस्त चेहरे के साथ अपने कमरे में वापस चला गया। अकेले होते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, मालिक, अब आप बाहर आ सकते हैं। ऐसा लगा जैसे कोई शांत आह भर रहा हो और बूढ़ा ताओवादी एक भूत की तरह उसके पास प्रकट हुआ और बोला, पुराने ताओवादियों ने तुम्हें केवल कुछ बुनियादी आधारभूत तकनीकें सिखाई हैं, तुम्हें ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। किनफेई ने बस अपनी आंखें नीची कर लीं और कोई जवाब नहीं दिया। जुवान चेंगजी ने बेबसी से आह भरी और कहा, कई वर्षों बाद भी आप पहले की तरह ही जिद्दी हैं। युवक की आंखों में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, मास्टर, आप अचानक वापस क्यों आ गए और मेरे बगल में एक छाया रक्षक की जगह भी ले ली? क्या आप इस बार लंबे समय तक रहने की योजना बना रहे हैं या फिर हमेशा के लिए ही क्यों नहीं रह जाते? जुवान चेंगजी ने सिर हिलाया। दूसरों की अनुपस्थिति में उसे नौकरों के सामने उस युवक की गरिमा के हनन की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने बेरुखी से किनफेई के माथे पर हाथ फेरा और कहा, मूर्ख बच्चा, मैं जिस साधना तकनीक का अभ्यास करता हूँ उसमें प्रसिद्ध पर्वतों और विशाल नदियों में भ्रमण करना, स्वर्ग और पृथ्वी की महान क्यूई को आत्मसात करना, ड्रैगन और बाघ को पहचानना, कान और ली त्रिग्रामों का मिलान करना, स्पष्टता और अस्पष्टता में अंतर करना और ऊपरी तृतीय श्रेणी तक पहुँचने का लक्ष्य रखना शामिल है। मैं एक ही स्थान पर लंबे समय तक कैसे स्थिर रह सकता हूँ? तुम, मेरे बेटे, मेरी साधना को बर्बाद करना चाहते हो, है ना? युवक ने अपना हाथ उठाया और अपने माथे को छुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी, जो उसके पहले के उदासीन भाव के बिल्कुल विपरीत थी। युवा जोश से भरी हुई, फिर भी इसने बूढ़े ताओवादी को असहनीय रूप से घुटन महसूस कराई और उसने उसकी ओर देखने से बचने के लिए मुंह फेर लिया। किनफेई ने झाओ शियुजी को गहराई की कमी के लिए फटकार लगाई थी और उसका व्यवहार और शिष्टाचार परिष्कृत और स्थिर दोनों थे। जो कोई भी उसे देखता था वह उसकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाता था। लेकिन क्या वह भूल गया था कि वह स्वयं केवल 14 वर्ष का बालक था? आम परिवारों में 13-14 साल का कौन सा लड़का अपने व्यवहार में गहराई या संयम बरतने की चिंता करेगा? उन्हें जब रोना हो रोना चाहिए, जब हंसना हो हंसना चाहिए और जिन लड़कियों को वे पसंद करते हैं उनके साथ शरारतें करनी चाहिए। यही तो सच्चा सुकून है ना? और अमीर घरों में अपने पिता के लिए भारी मुसीबतें खड़ी करना कोई असामान्य बात नहीं है ना? बूढ़ा ताओवादी जितना अधिक इसके बारे में सोचता था उतना ही अधिक वह परेशान महसूस करता था और वह उस बुरी तरह से कटी हुई ताये तलवार को त्यानहे काउंटी की यात्रा पर ले जाने के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाता था और बोलते समय अपने मुंह के कोने को छूता था। एक बूढ़ा ताओवादी यहाँ यूं ही घूम रहा है। वांगशियान काउंटी में ताओवादी संप्रदाय के अंतर्गत योंजोंग गुवान के वैद्यशाला गुरु, जिन्हें कोन ताओवादी के नाम से जाना जाता है, मेरे अच्छे मित्र हैं। मेरे पास ज़्यादा काम न होने के कारण मैं त्यानयान काउंटी से पर्वत श्रृंखला पार करके उनसे मिलने आया। वहाँ मुझे आपकी माँ के पक्ष की रक्षा करने वाली सैन्य परिवार की एक महिला मिली और पता चला कि आप भी यहाँ हैं। मैंने मन ही मन सोचा, तुम्हें देखे हुए कई साल हो गए हैं, इसलिए मैंने उससे बात की और पूछा कि क्या मैं एक दिन के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए शैडो गार्ड की जगह ले सकता हूँ। वह बहुत सहयोगी थी। मान लिया, तुम सचमुच काफ़ी बड़े हो गए हो और मजबूत भी, बुरा नहीं, बुरा नहीं। बोलते हुए उसने हाथ बढ़ाकर उस युवक के बालों को वैसे ही बिखेरा जैसे वह किनफेई के बचपन में करता था। किनफेई ने आंखें मूंद लीं। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई और उसने अपने गुरु की यह बात सुनकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश की कि वह बड़ा हो गया है, इस बात से अनजान कि उसका अपना चेहरा कितना हास्यास्पद लग रहा होगा। लेकिन बूढ़ा ताओवादी खुद को हंसा नहीं सका और उसका दिल और भी दुखने लगा। उन्होंने ये भी संदेह करना शुरू कर दिया कि क्या वर्षों पहले सफलता के तरीकों की तलाश में किनफेई को छोड़ने, महानकिन भूमि में भटकने के लिए त्यानहे काउंटी को छोड़ने का उनका निर्णय एक गलती थी। स्वभाव से वह नहीं चाहते थे कि माहौल तनावपूर्ण हो, इसलिए उन्होंने वर्षों की अपनी यात्राओं के दिलचस्प किस्से सुनाने की पेशकश की। युवक चुपचाप सुनता रहा। जैसे जैसे वह हर अनुभव सुनाता गया, बूढ़ा अनजाने में सलाह और सावधानियां जोड़ता गया और उन्हें पता भी नहीं चला कि 1-2 घंटे बीत गए। जब एक नौकर ने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया, तभी उन्हें एहसास हुआ कि खाने का समय हो गया है। किनफेई ने नौकर को रूखेपन से खाना अपने कमरे में लाने का निर्देश दिया और नौकर निश्चिंत होकर वापस चला गया। जल्द ही व्यंजनों की एक पूरी मेज़ पर परोसी गई, 5 व्यंजन और एक सूप। सभी में खेती के लिए लाभदायक औषधीय जड़ी बूटियां थीं और वांगशियन काउंटी की अनोखी शराब का एक बर्तन, जो उत्तरी 17 काउंटियों में मजबूती के मामले में अव्वल थी। वांगनफेक के अचार भी बीच में रखे सफ़ेद जैड के कटोरे में परोसे गए थे, जिससे मेज़ की शोभा और भी बढ़ गई। गुरु और शिष्य भोजन और मदिरा का आनंद लेते हुए अपनी पिछली बातचीत जारी रखे हुए थे। गुरु ने अपने पे का एक घूंट लिया, अचारों पर नज़र डाली और कहा, वांगनफेक की बात करें तो वह काफ़ी असाधारण हैं।
साल का अंत नज़दीक आ रहा है। आपकी हैसियत को देखते हुए आपको वांगजियान काउंटी में कुछ मार्शल आर्ट के वरिष्ठ लोगों से मिलने और विभिन्न कबीले समारोहों में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। हालांकि वे कुछ हद तक नीरस हो सकते हैं, लेकिन आपके स्तर के मार्शल कलाकार के लिए वे कुछ उपयोगी हो सकते हैं। आखिरकार, एक मार्शल कलाकार अकेले काम नहीं कर सकता। एक अतिरिक्त स्थान पाने का प्रयास करें और उसे व्यक्तिगत रूप से उस युवक तक पहुंचाएं तथा उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। किन फेई, हालांकि आमतौर पर संकोची स्वभाव का था, अपने करीबी लोगों जैसे आशियाओ, झाओ शियाओजी और खासकर अपने सामने वाले बुजुर्ग के सामने अपनी सतर्कता कम नहीं कर पाया। ये सुनकर वह अपनी प्रतिस्पर्धी भावना को पूरी तरह से छिपा नहीं सका और बोला, वह क्विंगबोंग में कुशल हो सकता है, लेकिन क्या हुआ अगर उसका क्विंगबोंग मजबूत है? किसी मार्शल कलाकार की ताकत का पता लगाने का एकमात्र तरीका लड़ाई है। ताओवादी ने उसकी ओर देखा, अपनी चॉपस्टिक को थपथपाया और किन फेई द्वारा उठाया गया अचार छीन लिया, उसे चॉपस्टिक से पकड़ते हुए कहा, किंग बोंग, इसका मतलब है कि आपने पर्याप्त नहीं देखा है। तो फिर मालिक, बताओ। बूढ़ा ताओवादी हंसा। कुछ पे पदार्थ पीने और ज्यादा खुले दिल का एहसास होने के बाद उसने औपचारिक उपाधि पर जोर देना छोड़ दिया और जवाब दिया, अभी भी बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हो, थोड़ी सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरा सुनिए, आपने सिर्फ ये देखा कि बच्चे के किंगबोंग पैरों के निशान एक जैसे हैं, लेकिन आप एक चीज़ भूल गए। ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि वह जमीन पर उन असमान जगहों पर सहज रूप से कदम रखता है, एक पैर दूसरे से ज्यादा गहरा रखते हुए, लगभग सहज रूप से प्रतिक्रिया करते हुए अपने रुख और कदमों को समायोजित करता है। इस तरह का किंगबोंग असली लड़ाई के लिए पहले से ही काफ़ी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके ऊर्जा परिसंचरण और चरणों में मेरे ताओवादी संप्रदाय की वैध 9 महलों की तकनीकों के प्रथम स्तर के निशान हैं। बूढ़े ताओवादी ने अपने होठों को चटकाया और जब उसने किन फेई की अभिव्यक्ति को गंभीर होते देखा तो उसने आगे कहा, उसके शरीर पर बंधी जंजीर की तो बात ही छोड़िए, उस बूढ़े ताओवादी के अनुसार उसका वजन कम से कम 500 पाउंड है। फिर भी उसकी मांसपेशियों और नसों में उभार का कोई निशान नहीं दिखता, जिसका मतलब है कि उसकी आंतरिक शक्ति निरंतर और लचीली होनी चाहिए। इसकी मात्रा अज्ञात है, लेकिन सिर्फ यही 2 पहलू उसे तुमसे बहुत आगे रखते हैं और लड़ाई में तुम नुकसान में रहोगे। 500 पाउंड का भार सहने की क्षमता के साथ उसकी मांसपेशियों और हड्डियों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है और वे आपकी तुलना में कमतर नहीं होंगी। उसके मुक्के तुम्हारे मुक्कों से ज्यादा भारी हैं, उसकी चाल ढाल की तकनीक ज्यादा मजबूत है और ज्यादा से ज्यादा आंतरिक शक्ति के मामले में तुम उसके बराबर ही हो। तो तुम उसे हराने की क्या योजना बना रहे हो? किन फेई का चेहरा उदास हो गया और तभी बाहर से एक नौकर की आवाज आई, ये बताते हुए कि मालकिन बुला रही हैं। किन फेई ने हल्की सी भौहें सिकुड़ी और उस बूढ़े ताओवादी की ओर देखा, जिसने उसे अकेले बाहर जाने का इशारा किया और वह कमरे में अकेला रहा, उस युवक के बारे में सोच रहा था जिसे उसने आज देखा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था। सामान्य लोगों से अधिक संवेदनशील, वह अपनी कमर में चांदी की सुइयां पहनते हैं, अपनी पीठ पर एक प्राचीन सितार धारण करते हैं, उनके कदमों में ताओवादी संप्रदाय की वैध शिक्षाओं की विरासत समाहित है, वह कन्फ्यूशियस संप्रदाय की मानसिकता को समझते हैं, फिर भी उनका आभामंडल एक पर्वत के समान ठोस है, मानो कोई स्वर्गीय ड्रैगन पृथ्वी पर चल रहा हो। अरे, इस शिष्य को किसने सिखाया है? मानो वह सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता हो। हंसते हुए जुवान चेंगजी ने किनफेई से चुराया हुआ अचार अपने मुंह में डाला और उसे चबाया। लगभग तुरंत ही वृद्ध ताओवादी के चेहरे पर मुस्कान पूरी तरह से जम गई, फिर हल्की नीली पड़ गई और वह लुढ़क कर एक और गिर पड़ा। उफ! धीरे धीरे आसमान काला होता गया और जैसे जैसे सर्दी का मौसम शुरू हुआ, वांगशियान काउंटी में दिन छोटे होते गए और शाम जल्दी हो गई। ठंड के कारण जो ग्रामीण आमतौर पर गर्मियों में बाहर बैठकर बातें करते थे, वे अपने घरों में दुबके रहे। अब केवल बर्फ की चादर से परावर्तित चांदनी ही एक शांत और ठंडा परिदृश्य प्रदान कर रही थी। वांग एनफेंग ने रात के अंधेरे में वांग होनई के आंगन में लकड़ियां पहुंचा दी और विनम्रता से रात के खाने के लिए रुकने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। वह घर लौटा, एक बड़े बर्तन में खाना गर्म किया और दूसरे बर्तन से 2-3 अचार निकाले, जो सफ़ेद चावल और सुअर के मांस के साथ परोसे जा सकते थे। बिना अपना भाव बदले उसने सब कुछ खा लिया। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया और कहा, वास्तव में इस बैच में मेरे पिता द्वारा बनाए गए स्वाद का केवल 70% ही है, लेकिन मैंने भाई किम को जो हिस्सा भेजा है वह मेरे पिता द्वारा उस समय बनाए गए स्वाद से लगभग अप्रभेद्य है। मुझे आशा है कि उसे यह पसंद आएगा। बर्तन साफ करने के बाद और जब ध्यान के माध्यम से उनकी आंतरिक क्यूई पूरी तरह से बहाल हो गई, तो वांग एनफेंग ने अपनी कलाई पर बुद्ध की माला पहनकर शाओलिन मंदिर की ओर वापसी की। जैसी कि उम्मीद थी, उन्होंने खुद को एक बार फिर एकांत के शिखर पर पाया और तीनों एल्डर्स सी को सम्मान देने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से भारी डंडा उठाया और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। यद्यपि भारी बर्फबारी के कारण शाओशी पर्वत के रास्तों को पार करना और भी कठिन हो गया था,
फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह अपने पैरों में जंजीरों के कारण लगभग हमेशा अपने किंगबोंग का उपयोग करता था और इसमें उसका कौशल अत्यधिक परिपक्व था। सी एल्डर ने युवा आकृति को दूर गायब होते देखा और अपनी नज़रें हटाते हुए पूछा, क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं है? श्री यंग ने उपहास करते हुए कहा, कल उसके जाने के बाद जो हुआ वह तुम्हें अच्छी तरह मालूम है न? इस दुनिया की झूठ को सच में बदलने की क्षमता अभी भी अपने मूल नियमों से बाधित है। हम मध्य तृतीय श्रेणी के लाल बादल तलवार को भी वास्तविकता में नहीं बदल सकते। जेड रिफाइनिंग पिल, क्यानयुवान क्रिएशन गोल्डन पिल और हेवनली गैंग रिफाइनिंग स्पिरिट पिल जैसी वस्तुओं का तो कहना ही क्या, हालांकि इनका उपयोग केवल नींव को मजबूत करने के लिए किया जाता है। ये बहुत उच्च श्रेणी की हैं और इन्हें वास्तविक नहीं बनाया जा सकता। और यदि वे हमारी दुनिया में भी नहीं आ सकते तो उन्हें अपने यहाँ ले जाने की बात तो और भी अधिक एक स्वप्न जैसी है। सी एल्डर चुप रहा। वुचांग किंग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और अपनी उलझन जाहिर की। लेकिन क्या श्रीमान विद्वान इस संसार के प्रमुख प्राणी नहीं हैं? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? विद्वान ने उसकी ओर देखा, ठंडी हंसी हंसी और कहा, आत्मा भी शरीर की स्वामी है। वो क्या तुम माउंट ताई को उत्तरी सागर से आगे ले जा सकते हो? बूढ़ा आदमी इस जवाब से अचंभित हो गया। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं गलत था, मैंने आपसे बहुत ज्यादा मांग की है, कृपया मेरे अनुमान को क्षमा करें श्रीमान विद्वान। विद्वान ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वह आगे बोला, इस दौरान न केवल लड़का साधना कर रहा था, बल्कि मैं भी हमारी ज्ञानवर्धक बुद्धि के मूल की खोज कर रहा था तथा कई सीमाओं का सामना कर रहा था। संक्षेप में, यह मामला बिल्कुल भी सरल नहीं है। इसमें कई प्रतिबंध हैं, जैसे सांस लेने की तकनीक, जिसमें सांस लेना और छोड़ना दोनों आवश्यक है, न कि केवल इच्छानुसार। फिलहाल मैं बस इतना जानता हूं कि जो कुछ भी प्रक्षेपित किया जा सकता है उसकी सीमा लड़के के साधना स्तर पर निर्भर करती है। अगर वह इसे पार कर जाता है तो। विद्वान की उंगलियों के बीच एक क्रिस्टल स्पष्ट फूल किसी भी सांसारिक चीज के विपरीत धीरे धीरे मूर्त रूप ले लिया, लेकिन क्षण भर में ये घनी दरारों से आगे निकल गया और धीरे धीरे टूट गया, हल्की धूल में बदल गया जो इस एकाकी शिखर के नीचे बह गया। श्री यंग की निगाहें नीचे पहाड़ पर चमकती धूल पर गईं और उन्होंने उदासीनता से कहा, तब तो एक भी फूल अस्तित्व में नहीं रह सकता। ... आज पानी ढोने की साधना सामान्य से आधी ही चली, तभी श्री यंग ने वांग इनफेंग को रोक दिया। विद्वान ने उसे हल्के से देखा और कहा, लगे रहो। वांग इनफेंग को अपनी गर्दन के पीछे ठंडक महसूस हुई और दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने कहा, श्रीमान विद्वान, मुझे आज भी मेडिकल जहर की कला सीखनी है। क्या मुझे अपनी बात दोहराने की जरूरत है? विद्वान की ठंडी आवाज़ सुनकर वांग इनफेंग से हर उठे और उन्होंने लोहे की बाल्टी नीचे रख दी और अनिच्छा से अधेड़ विद्वान के पीछे पीछे चल पड़े। ये सन्नाटा तब तक रहा जब तक मिस्टर यंग रुक नहीं गए, और जब वांग इनफेंग ने ऊपर देखा तो सचमुच वे फिर से वहीं थे, वे साहसी और शक्तिशाली तीन पात्र। कॉपर मैन लेन। मन ही मन उसे अनायास ही पिछले दिन की लगभग पीड़ादायक लड़ाई याद आ गई। वांग इनफेंग सहज ही पीछे हट गया, फिर अपने होंठ काट लिए, अपने जन्मजात डर को दबाते हुए, और कठोर विद्वान को सम्मानपूर्वक मुट्ठी और हथेली से सलामी देने के बाद उसने कुछ अकड़कर दरवाज़ा खोला और हॉल में प्रवेश किया। वह इंसान था, और भले ही वह अपने साथियों में सबसे आगे था, फिर भी दिल से वह एक इंसान ही था। वह अपने मन के तर्क को समझता था, लेकिन हाड़ मांस की स्वाभाविक प्रवृत्तियां उससे भी ज्यादा वास्तविक थीं। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से भावनाएं होती हैं, प्रेम, घृणा, दुख, आनंद का अनुभव होता है और वह भय से भयभीत भी हो सकता है। स्वाभाविक रूप से कोई भी, खासकर एक युवा, शक्तिहीन हार को दोबारा नहीं जीना चाहता। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, फिर भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठते हैं। एक प्रकार के लोग महान महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होते हैं, जो चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उनका बहादुरी से सामना करते हैं। उनका हृदय अविचल और अविचलित रहता है। वे चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। दूसरा प्रकार बाह्य शक्तियों द्वारा प्रेरित होता है। आप शैतान को नहीं हरा सकते, लेकिन एक और शैतान कर सकता है। कॉपर मैन लेन के प्रवेश द्वार पर पीछे हाथ जोड़े खड़े विद्वान के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसका वस्त्र हवा में लहरा रहा था, जो तेजी से उभरा और एकाकी होता जा रहा था। कॉपर मैन लेन में प्रतिद्वंद्वी अभी भी वही था, और उस भव्य, अधिकारपूर्ण आवाज ने शुरुआत की घोषणा कर दी। इस बार वांग इनफेंग 35 सांसों तक टिके रहे, पिछली बार से 5 ज्यादा। एम्पायर पर विशेष कहानियों का अनुभव करें, इसलिए उसकी चोटें और भी अधिक गंभीर हो गईं। इसके खत्म होते ही कॉपर मैन की मूर्ति के अंदर दोनों तरफ की मोमबत्तियों की रोशनी तुरंत बुझ गई और पूरा इलाका घोर अंधकार में डूब गया। सिर्फ उस युवक की तेज सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वांग इनफेंग कई सांसों तक हिचकिचाते हुए दीवार से टिका रहा, फिर दांत पीसते हुए उसने दरवाज़ा खोला। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने देखा कि विद्वान के पास 2 लोग एक बड़े बर्तन के साथ आ गए हैं, जिससे वह आश्चर्य से थोड़ा रुक गया। वहाँ एल्डरसी पहले से ही उसे इशारा कर रहे थे। वांग इनफेंग वहाँ आया।
बर्तन में तरल साफ नहीं था, बल्कि भूरा था, जिससे एक हल्की औषधीय सुगंध निकल रही थी जिसने अनजाने में उसके शरीर को आराम पहुंचाया। श्री यंग ने उसकी ओर देखा और कहा, कूद जाओ, अपनी मांसपेशियों और हड्डियों के साथ, तुम औषधीय स्नान से अपने शरीर को मुश्किल से ही परिष्कृत कर सकते हो। एल्डर वू तुम्हारी चोटों को ठीक करने में मदद करने के लिए एक्यूपंक्चर और इनक्यूई का उपयोग करेंगे। जहां तक चिकित्सा की पढ़ाई का सवाल है, जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है तब तक ये काफ़ी है। आप इलाज करते हुए सीख सकते हैं। बड़े वो, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। उसके बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और हल्के से हंसा। निश्चिंत रहें, ये सिर्फ एक मामूली चोट है, कोई गंभीर बात नहीं है। अनफेंग, अंदर आओ। मेडिसिन किंग वैली के एक सर्वोच्च बुजुर्ग के रूप में वू चांग किंग की आंतरिक शक्ति परिवर्तनकारी क्षेत्र तक पहुंच गई थी। उपचार के संदर्भ में, भले ही किसी की नसें पूरी तरह से कट गई हों और हृदय गति रुक गई हो, जब तक उसकी आंतरिक शक्ति समाप्त नहीं होती, वह जीवन जी सकता था। इस समय वांग इनफेंग की चोटें केवल सतही थीं और वह एक पल में ठीक हो जाएगा। वांग इनफेंग वू चांग किंग द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ में पूरी तरह डूबा हुआ था, तभी अचानक उस बुजुर्ग की आवाज़ रुक गई। जिज्ञासु युवक ने नज़र घुमाई तो बुजुर्ग उसे देखकर मुस्कुराए और एक कदम पीछे हट गए। असमंजस में वांग इनफेंग पूछने ही वाला था कि तभी मिस्टर यंग की ठंडी आवाज़ उसके कानों तक पहुंच गई। बाहर आओ, कॉपरमैन लेन में। युवक का चेहरा तुरंत ही उलझन में पड़ गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उस ठंडी निगाहों के नीचे वांग इनफेंग एक बार फिर कॉपरमैन लेन में दाखिल हुआ। लाल मोमबत्तियों की दो पंक्तियां अभी भी वहां थीं, लेकिन विरोधी लगातार बदलते रहे। नीरस शाओलिन चान क्वान की शैलियां बहुत भिन्न थीं, कुछ उग्र थीं, कुछ शांत थीं, कुछ चट्टानों की तरह खड़ी थीं और अन्य निरंतर नदियों की तरह बहती थीं। वह पूरे 3 घंटे तक लड़ता रहा, बार बार असफल होने, औषधीय स्नान से बार बार ठीक होने के कारण। यदि उसे आराम के क्षण न मिले होते तो वह लगभग पूरी तरह सुन्न हो गया होता। छप छप, बाल्टी में औषधीय द्रव एक बार फिर पतला हो गया। वांग इनफेंग सहज रूप से कॉपरमैन लेन की ओर बढ़े, लेकिन मिस्टर यंग ने उनके दूर जाने से पहले ही उन्हें आवाज़ दी और पलटते ही पिछली रात वाला दृश्य फिर से दोहराया गया। उन पर एक जानलेवा हमले ने उनकी 5 इंद्रियों को बंद कर दिया और उन्हें गहरी नींद में डुबो दिया। एल्डर सी ने आंतरिक शक्ति का उपयोग करके युवक के रक्त स्थिरीकरण को दूर करने में मदद की, जबकि वू चांग किंग ने पहले ही औषधीय द्रव की एक नई खेप तैयार कर ली थी। युवक के शरीर के अधिकांश भाग को उसमें डुबोकर और उसके अभी भी युवा चेहरे को देखते हुए उन्होंने आह भरी। वह वास्तव में पीड़ित है। हालांकि श्री यंग, मास्टर सी। उसकी आवाज़ थोड़ी झिझकी, फिर बूढ़ा आदमी अपने बगल में खड़े दोनों लोगों की ओर देखने के लिए मुड़ा और गंभीरता से पूछा, क्या ये ठीक है कि उसे कुछ न सिखाया जाए और उसे युद्ध में निपुण होने दिया जाए? मुझे डर है कि यह कुछ अनुचित होगा। एल्डर सी ने सोते हुए युवक को देखा और कहा, बड़े वू को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अनफेंग ने पहले ही काफ़ी समय तक शाओलिन चांगक्वान का अभ्यास किया है और इसके अलावा अगर कोई समस्या आती है तो हम उसे समय रहते रोक सकते हैं। अधेड़ उम्र का विद्वान अपने हाथ पीठ के पीछे करके पहाड़ के नीचे बादलों की ओर देखते हुए धीरे से बोला, मेडिसिन किंग वैली युद्ध में कुशल नहीं है। ये काम मेरे और सी के लिए छोड़ देना बेहतर है। यदि हम सी के अनुभव का अनुसरण करें तो अंतिम मोड़ पर सी उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी होगा और दुनिया को एक और क्रोधी राजा वांग इनफेंग मिल सकता है। लेकिन वह कभी भी बेजोड़ वांग इनफेंग नहीं बन पाएंगे। हजारों सुर बजाने के बाद ही कोई ध्वनि समझ पाता है, हजारों तलवारों को देखने के बाद ही कोई हथियार समझ पाता है। मैं चाहता हूं कि वह बाई परिवार की सभी मार्शल आर्ट सीखे और फिर कदम दर कदम अपना रास्ता खुद बनाए। केवल अथक परिश्रम के माध्यम से ही कोई व्यक्ति वास्तव में खिल सकता है।